बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की एक दफ़ा फिर एक खूबसूरत नशस्त में हम आप हमारे देखने वालों को, हमारे ऑडियंस को हम खुशामदीद कहते हैं और साथ में मैं अपनी बहुत प्यारी दोस्त, साथी और एक नामवर पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट भी मैं कह सकती हूँ, शगुफ्ता मलिक साहिबा को भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अ, आज के प्रोग्राम के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी और वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। थोड़ा-सा इआदा हम करते हैं कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या है? वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान जब हमने बनाया था, तो हमारी बुनियादी सोच ये थी कि हम ना सिर्फ़ ख़वातीन और नौजवान लड़कियों के मसाइल को उजागर करें, उनके हकूक़ के हवाले से आगाही लोगों में पैदा करें, लेकिन साथ-साथ हम अपने माशरे में हमारे इर्द-गिर्द मुख्तलिफ शोबों में हमारे पास ऐसी रोल मॉडल ख़वातीन जो हैं कि जिन्होंने बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक लेगेसी बना ली है उन्होंने। तो ऐसी ख़वातीन को भी हम चाहते थे कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम उनके प्रोफ़ाइल स्टोरीज़ करें और इनकी ज़िंदगी, इनके स्ट्रगल के बारे में मज़ीद जान सकें और इसका बुनियादी मकसद जो नतीजा हम अख़ज़ करना चाहते हैं इस तरह की गुफ्तगू करने से, जो नामवर और कामयाब ख़वातीन हैं उनको अपने प्रोग्राम में लाने से, कि बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियां शायद आज भी झिझक महसूस करती हैं जब भी वो अपना करियर प्लान करती हैं, जब भी वो किसी इदारे में काम करने का आगाज़ करना चाहती है या वो कोई भी काम शुरू करना चाहती हैं, क्योंकि उसको अपने इर्द-गिर्द मसाइल बहुत नज़र आते हैं और ये हकीकत है कि हमारे इर्द-गिर्द मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा उन्हीं मुश्किलात और चैलेंजेस को इन ख़वातीन के लिए ज़हनी तौर पर इनिशियली आसान बनाने के लिए उनको अपनी ही माशरे की कहानियाँ ख़वातीन की बताते हुए हम यही चाहते हैं कि उनमें इनकी जो लगन है ये मज़ीद पुख्ता हो, उनका शौक़ पुख्ता हो, उनका पैशन पुख्ता हो और ये बावर उनको कराए और वो इस बावर को अपने आप को कराएँ कि उनमें भी कोई कमी नहीं है अगर वो कोई भी काम करना चाहती हैं। सो यही हमारा मकसद है, यही हमारा इसीलिए हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। इस प्लेटफ़ॉर्म के इसी प्लेटफ़ॉर्म से हम बहुत सारी ख़वातीन से ऑलरेडी आपको मिलवा चुके हैं। आज की हमारी जो नशस्त की जो शख्सियत है, हमारी एक नौजवान सियासी रहनुमा और ये मैं इसलिए कहूँगी कि हमारी जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स है, इसमें ख़वातीन का आना, फिर उनके लिए उन ख़वातीन का अपनी जगह बनाना, ना सिर्फ अपनी सियासी पार्टी में बल्कि ओवरऑल मुआशरे में अपना एक एक्सेप्टेंस बनाना और अपना एक रोल जो है वो बनाने में अगर मैं बात करूं तो शगुफ्ता हमारे लिए एक मिसाल है और शगुफ्ता मलिक की जर्नी ये है कि इस शगुफ्ता मलिक को मैंने खुद देखा है जब हम काउंसलर्स थे और हम जब मुख्तलिफ इदारों के साथ मास्टर ट्रेनर थे और हम पूरे पाकिस्तान में जब जाते थे और ख़वातीन काउंसलर्स को हम ट्रेनिंग देते थे, तो हम आज भी मैं उन लम्हों को मैं एडमायर करती हूँ कि कितना अच्छा वक़्त था, हम साथ सफ़र करते थे, साथ रहते थे, दोस्तियाँ हमारी बनी थी। तो मुझे वो दिन याद है, उन्हीं दिनों को मैं ग्लोरीफाई करती हूँ और आज जब मैं शगुफ्ता को इस मुकाम पे देखती हूँ कि उसके बाद ये कई दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली रही है और अपनी पार्टी में भी इनका एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, एक स्ट्रॉन्ग जगह है और डिसीजन मेकिंग की लेवल तक की भी अगर मैं बात कर सकूँ तो शगुफ्ता ने अपनी पार्टी में वो मुकाम बनाया है। शगुफ्ता मलिक का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है जो कि नेशनलिस्ट पार्टी है और इसमें शगुफ्ता ने बहुत काम किया है, बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है और उसके अलावा शगुफ्ता जिस तरह मैंने डेवलपमेंट सेक्टर की बात की है तो मुख्तलिफ और काम भी करती हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है। हालांकि आजकल मुझे लगता है इनकी थोड़ी तवज्जो ज़्यादा पॉलिटिक्स भी है और वो होनी भी चाहिए क्योंकि वो इस वक्त भी सूबाई असम्बली के मेंबर है और बहुत सारी कमेटीज़ की मेंबर भी है, चेयरपर्सन भी है। उन कमेटीज़ के नाम शायद मैं सारे यहाँ पे ना ले सकूँ, लेकिन मैं लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आप गूगल पे बैठ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं तो आप अपनी लीडर्स के बारे में भी रिसर्च किया करें और शगुफ्ता की कहानी को कुछ हम इस गुफ्तगू में कवर करेंगे, लेकिन जिन लोगों को मज़ीद शौक़ है तो शगुफ्ता के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उसके प्रोफाइल पढ़े हैं, उसके काम के बारे में जिक्र है, तो जाएं और उसको भी पढ़ें और अपने दिल में ये हौसला पैदा करें कि अगर शगुफ्ता जैसी खातून
आज इतना नाम बना सकती है, इतना काम कर सकती है, इतनी अचीवमेंट्स कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की कोई भी खातून या हमारे पाकिस्तान की कोई भी खातून कर सकती है। इसके साथ ही मैं अब आती हूँ और मैं शगुफ्ता मलिक को अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अरसे बाद मैं अपनी एक सहेली से मिल रही हूँ। खुशामदीद शगुफ्ता। बहुत शुक्रिया शाद। यकीनन जितना आपने बात जितनी की है और जिस तरह आपने बात की, यकीनन मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे भी वो सारे लम्हात याद आ रहे हैं जब हम पूरे पख्तूनख्वा में, जब भी मुझे कोई बात करता है कि आप तमाम डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं कहती हूँ कि मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर चुकी हूँ और हम एक प्रोग्राम में शरीक थे जिसमें आपके साथ, और फिर आपके साथ तो मेरा बहुत वो क्या कहते हैं अमेरिका जैसा टूर भी हमने साथ किया है, तो हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त रहा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। यूर वेलकम। और ये आपने क्या खूबसूरत बात कर दी। वो जो अमेरिका का हमारा सफर था, हम पहली दफा, मेरे ख्याल में आपका भी पहला विजिट था अमेरिका का, मेरा भी पहला विजिट था। और उसमें हमारे बिल्कुल। साथ जाफर शाह एमपीए भी थे हमारे साथ। और बहुत सख्त टाइम था, अगर शुभता आप याद करें, वो बहुत। आईडीपीज का टाइम था। आईडीपीज जब आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल हम जी, बहुत सीखने सख्त गए टाइम थे। था। हाँ, सीखने गए थे कि और कटरीना समझ जाए था। वहाँ जी, भी हमने सोशल वर्क किया, आपको याद है जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे भी हमने वो एक्टिविटीज की जो यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सफर था। उसका जिक्र आगे करेंगे क्योंकि आप हमने जिक्र छेड़ दिया है, तो वो मेमोरीज भी यहाँ पे शेयर करेंगे। शगुफ्ता, मैं चाहती हूँ मैं आपको थोड़ा सा और बैक पे ले जाऊं आज, आपको वो चीजें, क्योंकि नॉर्मली आप, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ है, क्योंकि आप अपनी शख्सियत में एक इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि हमारे अब भी हम ये कह सकते हैं कि जब हम खवातीन की सियासत में आने की बात करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द अभी तक वो साजगार माहौल नहीं मिला है कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज और बहुत सारी असिस्टेंस मिल सके। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि एक सियासत में जब हमारी रीजन में खातून आती है, तो वो कितना कुछ करती है, कितनी स्ट्रगल वो करती है। सो आपकी मसरूफियात है, हो सकता है आज को आपको बहुत ऐसे कम लम्हे मिले हों कि आपको अपनी थोड़ा सा वो माजी में लेके गए हो। हमें उस शगुफ्ता से जरा मिलाएं कि जब जो शगुफ्ता जब जैसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से फारिग हुई थी, तो उस वक्त उसका ये ख्वाब कैसे बना कि मुझे एक सियासी लीडर बनना है। अगेन शायद बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने वाकई माजी की जब बात की, तो मैं कभी कभी जब बैठती हूँ तो मैं लिखती हूँ कि मैंने शुरू कहाँ से किया, क्योंकि बेसिकली बचपन से मैं बहुत शाय थी। वो जो शाय हम्म। बच्ची होती है जिनके घर में मेहमान आते हैं तो वो चुप जाती है कि इनको सलाम नहीं कैसे करेंगे। तो उस हवाले से अगर मैं अपने आप को देखती हूँ कि एक बच्ची जो शाय होती है और फिर वो बड़ी होती है और उसमें वही चीज शायनेस होती है, लेकिन वो सियासत में कैसे आती है। और वो लोग जो मुझे बचपन से जानते हैं तो वो अभी तक यकीन नहीं करते कि आप कैसे पॉलिटिक्स करती है। आप तो दो मर्दों के सामने नहीं जाती थी और अब आप हाँ, हजारों मर्दों में जाके आप तकरीर भी करती है, आप इतनी बोल्ड भी है। तो यकीनन जब शुरू में मुझे जब लोगों ने कहा कि आपने सियासत शुरू की, तो मैंने कहा कि जब क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी खुदाई खिदमतगार घराने से, आपको मालूम है कि बचा खान हम्म, की जो स्ट्रगल थी तो उसमें हमारे जो फैमिली थी तो वो उसी नजरियात के थे, वही हमारा जो स्ट्रगल था उसी में थे। पार्टी जाहिर बात है वो हमारे लिए नई बात नहीं थी, ये डिस्कशन हमारे घरों में होती थी। लेकिन चूंकि खवातीन के हवाले से हमारे घर में कोई ऐसी खातून नहीं थी कि जिसने पहले सियासत की थी, तो जब मुझे कोई ये बात करती थी तो मैं बहुत हैरान होती थी कि मैं और सियासत ये तो बिल्कुल अलग वो है, ये तो मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट, जब शुरू में मुझे पार्टी ने कहा, मुझे लोगों ने कहा कि आप आए और आप सियासत में प्रॉपर, तो उस वक्त तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट के हद तक जो खवातीन की एक्टिविटीज होती थी वो मैं जाके वो अटेंड करती थी। लेकिन जब फिर मुझे पार्टी ने कहा कि आप ऑलरेडी पार्टी में है, और उस वक्त आपको मालूम है कि ज्यादातर खवातीन जो है वो नहीं होती थी सियासत में, तो क्योंकि सियासत में थी खवातीन लेकिन आपको पता है कि उस तरीके से नहीं थी, तो मुझे कहा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें।
اور آپ ڈسٹرکٹ کا الیکشن کریں تو اس کے لیے آپ نے ووٹ بھی مانگنا ہے. اب ووٹ کے لیے مجھے لوگوں کے پاس جانا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جو الیکٹڈ لوگوں کے پاس جانا تھا, ایک تو وہ لوگ ہوتے جو عوام ہے, آپ جا کے ووٹ مانگتے, ایک آپ ان لوگوں سے ووٹ لیتے جو کہ کاؤنسلر تھے, جو ناظم تھے, جو کہ آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے تھے. اب ان لوگوں کو کنونس کرنا, ان سے ووٹ لینا میرے خیال میں بہت مشکل ہوتا تھا کہ آپ بالکل فرسٹ ٹائم ہو آپ کا. اور پشاور میں جب میں نکلی اور میں لوگوں سے ووٹ کرتی تھی تو ہر بندہ مجھے کہتا تھا کہ جی بالکل ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اور پھر میں گرا کے کاؤنٹ کرتی تھی کہ اتنے لوگوں نے مجھے کہا. جب میں وہ کاؤنٹ کرتی تھی تو میں بہت خوش ہوتی تھی کہ اس نے بھی مجھے کہا, اس نے بھی کہا. وہ میں گنتی تھی کیونکہ میں تو لوگوں پہ اعتبار کرتی تھی کہ اس نے مجھے منہ پہ کہا. تو پھر جب الیکشن کا دن آیا تو ظاہری بات ہے کہ الیکشن میں پشاور میں جو خواتین تھی تو اس میں دوسرا نمبر میرا, پہلے نمبر پہ خاتون تھی, پھر میرا نام دوسرے کی جی آپ نے سیکنڈ پوزیشن لیا ہے. تو میں نے جب اپنے ووٹ دیکھے تو میرے ووٹ تقریباً اس وقت 48 ووٹس میں نے لیے تھے, جس پہ میں سیکنڈ آئی تھی. لیکن میں خوش نہیں تھی, میں بہت حیران تھی کہ میں نے جو کاؤنٹ کیے تھے وہ تو 92 پلس تھے, مطلب کافی میں نے اس میں کاؤنسلر. تو میں سب کو یہ کہتی تھی کہ یہ کیسے ہوا, لوگ مجھے کہہ رہے تھے. تو مجھے بہت سے ایسے لوگوں نے کہا کہ آپ بالکل ابھی نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہر چیز جو ہے پاسبل ہے. جو بندہ آپ کو منہ پہ کہتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندے نے آپ کو ووٹ کیا ہے. تو وہ میں نے 48 ووٹس جب لیے تو وہ میرے لیے پھر ظاہری بات ہے پھر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ سیاست میں لوگوں کو کنونس کرنا, کسی سے ووٹ لینا کتنا مشکل ہے. پھر ہمارے پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے شاید کہ پختونخوا کا ابھی تک ہمارا جو کلچر ہے اس میں خواتین کو اس طریقے سے ایز اے لیڈر, یا اگر ہم بات کرتے کہ جی اگر ووٹ الیکشن کے لیے, تو ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہن میں آتے کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ تو خاتون ہیں. تو وہ چیزیں بہت زیادہ میں فیس کرتی تھی. لیکن جب میں ڈسٹرکٹ میں آئی تو وہاں پہ آہستہ آہستہ سیاست میں ان ہوئی, اور پھر میں نے پارٹی کی ایکٹیویٹیز بھی شروع کی. اور پارٹی میں اس وقت میں سب سے چھوٹی اس لحاظ سے تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ مجھ سے بڑے تھے. مطلب اگر خواتین تھی تو وہ میرے ان سب کو میں, کیونکہ بہت سینئر تھی میری والدہ جو ہے ان کی جگہ, تو اس سب میں مجھے اس طرح لگتا تھا کہ ایک بچی جو ہوتی وہ جا کے کسی کو کہتی تھی جی. لیکن پارٹی نے جس طریقے سے مجھے انکریج کیا, میری فیملی نے جس طریقے سے انکریج کیا, وہ تو ایک الگ بات ہے, ظاہری بات ہے, وہ میں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں. لیکن کمیونٹی کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں, اور پھر جب ینگ ایج میں آتے ہیں تو یہ ایک ایشو. سب سے پہلے مجھے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ابھی کیوں سیاست میں آئی ہے, اس ایج میں تو لوگ سیاست میں نہیں آتے, سیاست میں تو لوگ کئی 50 پلس میں جا کے سیاست جوائن کرتے. آپ نے ابھی, پہلا سوال یہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد لوگ مجھے کہتے تھے کہ اچھا آپ سیاست کری تو آپ کیا کریں گی, آپ کس طرح گھر سے نکلیں گی. اچھا میری جو وال چاکنگ, کیونکہ جب میں ڈسٹرکٹ الیکشن میں تھی تو دیواروں پہ لکھتے تھے کہ جی شگفتہ ملک کو ووٹ دے, یا اخباروں میں, تو وہ بھی لوگ اس پہ بہت زیادہ کریٹیسزم آتی تھی کہ یہ لڑکی جو ہے اس کا نام دیوار پہ لکھا گیا ہے, اس کا نام جو ہے اخباروں میں آیا ہے. تو لوگ, ایک دفعہ میرے بھائی کو کسی نے کہا کہ آپ کی بہن کا نام جو ہے وہ ادھر لکھا ہوا تھا, کہ تو اس نے کہا اس کا نام ہے تو ہے, اگر اس کا نام شگفتہ ہے تو لکھا گیا, اگر نہ ہوتا تو کیا ہے. تو مطلب اس طریقے سے جو کمیونٹی کے حوالے سے چیزیں آتی ہے تو وہ میں نے بہت فیس کی ہے. لیکن میں نے اسٹرگل جاری کی. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کسی نے اس طرح کہا تو میں ڈسکریج خدا نہ خواستہ ہو جاؤں, کیونکہ میرے پاس میری فیملی اور جو پارٹی سپورٹ, جو پارٹی لیڈرشپ سپورٹ تھی, تو وہ میرے لیے کافی تھی کہ میں آگے اسٹرگل کر سکوں. بالکل. ہاں, اس دوران مجھے یاد ہے کہ میں جب جلسوں میں جاتی تھی تو گاؤں میں جلسے ہوتے تھے. یہاں پہ پشاور کے آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے علاقے جو گاؤں ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک جلسے میں گئی, وہاں پہ سارے مرد تھے, اور اس میں کافی بوڑھے ہمارے بچا خان بابا کے ساتھ جو خدائی خدمتگار تحریک سے تھے. تو اس نے مجھے جب فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اتنے مردوں میں ایک جو ہے وہ آئی ہے لڑکی, اور پھر میں تقریر کے لیے اٹھی تو وہ سارے بڑے حیران تھے, اور وہ جو ہمارے بزرگ تھے تو وہ یوں مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ کس طرح بات کرے گی. میرے والد صاحب مرحوم جو تھے وہ بھی اس جلسے میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سیاست کر سکتی ہے یا نہیں,
ये मेरे लिए पहला एक वो था कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो आपको मेरी आवाज आ रही है शायद? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है शगुफ्ता, आपकी आवाज बिल्कुल मुझे आ रही है। अच्छा, आप जो बात कर रही हैं दरमियान में, एक तो आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत आपने सही बात की कि आपने जैसे ही ज्वाइन किया था तो उसी वक्त से आपने स्टिग्मास को, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको तोड़ना आपने शुरू किया। और क्योंकि यही वो एक चीज है जो हम कहते हैं ना कि हम औरतों से या लड़कियों से ये चीज एक्सपेक्ट क्यों नहीं जाती, ये तवक्कुआत क्यों नहीं होती कि जी आप मतलब आपकी उम्र अभी इतनी कम है। और फिर उसके आगे ये कंसिक्वेंसेस होते हैं कि हमारे आज भी बदकिस्मती है कि लोग खातून के किरदार पे और हर चीज पे बात करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इस खातून के लिए ये पहला फैसला लेना कितना मुश्किल होगा कि जाहिर उसकी फैमिली है, उसने वो डिसाइड किया होगा कि मुझे निकलना है। क्योंकि आप अगर निकली हैं, मैं समझती हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो इसलिए मैटर करता है कि आपने बनना है उन दूसरी खवातीन की वॉइस जो शायद अभी अपने लिए बात नहीं कर सकती, लेकिन फिर आपने जो रास्ते दिखाना शुरू किए हैं तो अभी बहुत सारी खवातीन आ रही हैं। सो ये आपके बात से एक स्टीरियोटाइपिंग है। फिर आपने वॉल टॉकिंग पे बात की, फिर आपने जब ये बात की ना कि लोग आपके भाई से वो बात करते थे, तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई कि जब मैं दीर में जब सोशल वर्क में मैं आई तो जाहिर है फिर लोग कहते थे कि अच्छा मेरे भाई को भी सुनना पड़ता था, वालिद को भी सुनना पड़ता था। लेकिन शगुफ्ता मुझे ये बताएं कि हाँ, ये जो फैमिली हमारी सुनती है, क्योंकि मेरे अपनी जिंदगी में एक टाइम ऐसा आया था शगुफ्ता कि मुझे लगता था कि मेरे वालिद और मेरे भाइयों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो मेरा कभी कभी दिल करता था कि मैं घर पे ही बैठ जाऊं, और क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता था वो क्या बातें सुनते थे, क्या लोग करते थे। मेरा रिश्ता बाकायदा हुआ था, उसमें लोगों ने प्रॉब्लम्स करने की, बनाने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर है हम इंसान हैं, इसी मुआशरे में रहते हैं। तो यही मैं आपसे चाहती हूँ कि आपकी फैमिली ने आपके साथ जिस तरह इवॉल्व किया है, तो कैसे, लाइक, क्योंकि इस पे हम इसलिए बात करते हैं कि हम दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों की फैमिलीज, खवातीन की फैमिलीज अभी शायद भी मतलब थोड़ी सी झिझकती है इस बात पे, उनके लिए इतना आसान नहीं होता अपनी बेटी और अपनी बहन के बारे में बाहर सुनना। तो आपकी फैमिली ने कैसे इस चीज को कबूल किया और कैसे उनका जहन बदला कि उन्होंने कहा नहीं नहीं शगुफ्ता आप जाएं, हम आपके साथ हैं? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुआशरे में फिर जब आप जहाँ पे रहते हो, आपकी जो कम्युनिटी होती है, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो ये सारी चीजें आप फेस करते हैं। तो बिल्कुल मेरी जो वालदा थी, जारी बात है, वालदा जो होती है वो तो उनकी सोच ये होती है कि बेटी जो है उनकी अगर एजुकेशन कंप्लीट हो या ना हो, बस उनकी शादी हो जाए, और ये उनके लिए सबसे ज्यादा वो होते है कि बस बेटी जो है वो यही उनकी कामयाबी होती है। तो जारी बात है वालदा की तरफ से भी थोड़ा बहुत वो था, और वो मेरे वालिद से रीजनिंग करती थी कि क्या आपने इसको अगर कोई रिश्ता भी आता था तो मेरे वालिद साहब कहते थे नहीं, इनसे पूछ के। तो मेरी वालदा कहती ये क्या बात है कि आपने इनसे पूछ के बात करनी है। तो ये रीजनिंग होती थी, बहस भी होती थी। मेरी वालदा कभी कभी नाराज भी हो जाती थी कि ये सियासत में आ गई तो अब सब कुछ वो हो गया। लेकिन वो चीजें भी, क्योंकि मेरे साथ मेरे वालिद जो थे, मैं इस हवाले से कि मेरे वालिद साहब, जो मैं आपको बात कर रही थी शायद कि मैं जब जलसे में गई और मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब देखना चाह रहे थे कि मैं देखूं कि मेरी बेटी जो है उसमें ये करेज है, आया ये कर सकती। उसका ये मेरे लिए फर्स्ट वो था कि अगर मेरे वालिद साहब उस वक्त कहते कि नहीं आप नहीं कर सकती, तो जारी बात है फिर मैंने क्या करना था। तो जब मैं वहां पे गई और मैंने वहां पे स्पीच की, तो मेरे वालिद साहब जब घर आए तो उसने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, आज से मैंने इनको इजाजत दे दी, ये पॉलिटिक्स कर सकती हैं। और इसमें वो चीज नहीं थी कि जो मैंने बचपन में इसको देखा था कि शाय या किसी के सामने बात नहीं कर सकती। कहते इसकी तकरीर से मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये सियासत कर सकती है। तो उसने कहा कि मैंने इनको इजाजत दे दी है और ये करेगी सियासत। तो वो बात मेरे लिए बहुत ज्यादा, मुझे मतलब इनकरेजमेंट बहुत ज्यादा मिली फैमिली की तरफ से। मेरे जो रिलेटिव्स थे, आपको पता है गांव में जो रिलेटिव होते, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि उन्होंने कहा कि ये जो बाई है, मेरे भाई के बारे में भी बात करते थे कि वो करे सियासत, ये क्यों कर रही है, मतलब इसको क्या जरूरत है कि ये, इस तरह की बातें जो है वो बहुत मैंने सुनी।
اور नाराज भी थे लोग कि जो है ये खवातीन का सियासत में ये क्या तुक बनता है। लेकिन ये सारी चीजें मैं सुनती थी, मैं बहुत सी ऐसी बातें मैं सुन लेती थी, लेकिन मैं एक बात जो मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि खातून जो है वो अगर किसी मतलब उनके पास कुछ नहीं है और वो स्ट्रगल करती है, तो लोग उसको इस हवाले से बात करते कि आप क्या वो खातून जब आप देखते हैं, सॉरी शायद डिस्कनेक्ट हुआ, नहीं ठीक है, वो खातून जब आप लेकिन जब वो खातून जब आप देखती है कि वो स्ट्रगल के बाद निकल के एक मकाम पे पहुंचती है, तो फिर वही लोग जो है वो फिर प्राउड फील करते हैं। वही लोग जो आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं, वही लोग कहते हैं जी ये हमारी रिलेटिव है, वही लोग फिर कहते हैं जी ये फला जो है इनके वालिद साहब। तो इस बात पे मुझे कभी कभी मायूसी भी होती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम इंसान जो है हम इन चीजों को बहुत वैल्यू देते हैं कि अगर आप कुछ है तो आपको वैल्यू देंगे, लेकिन अगर जब आप ग्रास रूट से स्ट्रगल करते उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म। तो ये वाकई जो आपने बात की, जारी बात है दीर के हवाले से बात हुई, या ओवरऑल पख्तूनख्वा में जब कोई भी खातून ग्रास रूट से मेहनत करके आती है तो वो चीज उस वक्त उनको नहीं दी जाती। वो प्रोटोकॉल, वो कम्युनिटी के हवाले से मैं बात करती हूँ कि कम्युनिटी की तरफ से बहुत इश्यूज आते हैं। लेकिन पख्तूनख्वा में आप देखिए कि खवातीन का टैलेंट हर फील्ड में आप देखिए, आप माशाल्लाह हम फख्र करते हैं कि आप को हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक मेहनत करके फिर तमाम जो फील्ड में लोग होते हैं। लेकिन सियासत में आपको पता है लोग कतराते हैं। सियासत में कोई भी हम अक्सर बात करते हैं कि जो लोग सियासत में होते वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनके घर में उनके बच्चे बेटियां होती, उनको भी शौक होते सियासत का, उनकी बीवी, वो लोग सियासत में उनको आने नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अभी भी है, मतलब ये टाइम लेगा कि लोग इस पे कन्विंस हो जाएं। तो मसले हैं, मसले कम्युनिटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, पार्टी में फिर आपको पार्टी लीडरशिप अगर इस तरह मिले कि वो आपको सपोर्ट करे, तो फिर आपको पता है ग्रास रूट के लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, इसकी तरफ आते हैं, पार्टी की सतह पे भी आते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे इस वक्त शगुफ्ता को एक सियासी रहनुमा के तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिसमें उस पर भी बात होगी कि विद इन द पार्टी भी लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो आपने पहली बात बता दी, मैं इसलिए चाहती ना कि हम जब भी यहाँ पे मैं किसी मेहमान के साथ बात करती हूँ तो उसकी हर बात में इतनी वो होती है कि मैं कहती हूँ कि हम उसको उस बात को लोगों को दोबारा रिमाइंड करा के लोगों को बता दें। अभी आपने ये जो बात की है कि देखें, अगर पहले तो लोग खुद कुछ नहीं करते, लेकिन अगर कोई और करता है तो फिर उसके लिए वो रुकावटें खड़ी करती हैं। फिर ये है कि आपकी और मेरी कहानी में बहुत सिमिलरिटी है। मेरी माँ और आपकी माँ भी इसी मुआशरे की खातून है जिसको लोग बताते हैं कि आपकी बेटी फिर शादी कैसे करेगी, फिर वो किसी का घर कैसे आबाद करेगी, ये घर के काम इसको आने चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो इसकी शादी, मतलब उसकी, क्योंकि माँ को ये सोसाइटी नहीं दी है ना कि उसकी जिंदगी बस यही है खातून की। तो मेरे वालिद के साथ उसका यही होता था। और ये भी बात सही थी कि मेरे फैमिली में भी इस तरह था कि जाहिर है जो मेरे सारे अंकल्स भी, मैं कहती हूँ वो सारे अंकल्स भी एग्री नहीं थे। मेरे बहुत सारे अंकल्स मुझे कहते थे तुमने नहीं करना, आपका वालिद नहीं सुनता लेकिन आपने नहीं करना। लेकिन मेरे वालिद मेरे साथ खड़े थे, फिर मेरे साथ भाई हैं, शौहर खड़े हैं, अब मेरे बेटे मेरे साथ खड़े हैं। तो लेकिन उसमें वो जो आपने बात की ना, बड़ी अहम जो आपने बात की कि जब लड़का कोई चीज डिसाइड करता है तो उसको इतना क्रिटिकली नहीं हर चीज जस्टिफाई करनी पड़ती, लेकिन औरत को, लड़की को बहुत सारी चीजें जस्टिफाई करनी पड़ती है। और जब तक वो कामयाब नहीं होती, लोगों का फख्र नहीं बन जाती, जिससे इस बात का जिक्र जो है वो गनी खान ने अपने बुक द पठान में भी किया था कि पख्तून जो है स्पेशली ये अपने बच्चों पे तब फख्र करते हैं जब ये कामयाब होते हैं, उससे पहले उसको ज्यादातर झड़कते हैं कि जी दूर हो जाओ। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हाँ, खुशकिस्मत ये है कि चलो आपके वालिद, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि जो मर्द बदलना चाहते हैं उनको भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आपके वालिद आपके साथ थे, ये भी एक मर्द थे, वो भी एक मर्द थे, एक पख्तून थे, लेकिन वो शगुफ्ता की कामयाबी के पीछे एक ढाल है। फिर आपके भाई सारे, उनको मैं जानती भी हूँ, आपके घर में अक्सर आई हूँ, मैंने देखा है वो किस तरह आपको आगे आगे करते हैं। और ये ज़र्फ बहुत कम मर्दों में होता है कि वो अपनी बहन और बेटी को आगे करते हैं। उसको कहते हैं कि अब आप अपनी खानदान की पहचान है, आपके गांव वाले भी फख्र करेंगे, हम सब आप पे फख्र करते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात करती हैं, अपनी पार्टी के अंदर बात करती हैं, और आप वो सियासतदान हैं कि जिसको हमने गलियों में देखा है, लोगों के पास जाके देखा है, वोट बिल्कुल मांगते देखा है,
बहुत सारे जलसों में बोलते देखा है, और आप जब बोलती हैं आपको बात करने का सलीका भी है, आपका वो सारी चीजें, आप खुद एक मास्टर ट्रेनर हैं, आप दूसरी खवातीन को, दूसरे लोगों को सियासी लीडर बनना सिखाती हैं। तो ये सारी चीजें सही है, लेकिन शगुफ्ता वही वाली बात है ना कि हम दोनों अब ये चाहेंगे कि हम जिस सफर से गुजरे हैं, अब जो लड़कियां आ रही हैं, तो शगुफ्ता को देख के और आसपास की खवातीन को देख के उनके रास्ते ना रोके जाएं, उनको आने दें। क्योंकि मुझे यही आज ये है कि शगुफ्ता को जितना टाइम लगा है ये सारी चीजें बर्दाश्त करने में, सहने में, और आगे और फिर अपनी जर्नी में, तो बंदे की ख्वाहिश होता है कि मैं काम ही करूं, मेरिट हो और मेरे लिए एक चीज हो जिसपे मैं, अगर मैं क्वालिफाई नहीं कर सकती तो मैं पीछे हट जाऊंगी। लेकिन अगर हम कर सकते हैं, हम में पोटेंशियल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो फिर हमें क्यों रोका जाता है। तो ये सफर तो आपका जारी है, और आज भी इसमें मुश्किलात होंगे, लेकिन निस्बतन कम होंगे, क्योंकि अब आपका अपना एक नाम है, आपकी अपनी एक पोजीशन है। और इसीलिए दुख भी होता है कि जब आपके पास पोजीशन होता है, जब आपके पास कोई अथॉरिटी होती है, तब सब आते हैं, लेकिन जब जिस वक्त आपने बनना होता है उस वक्त मुश्किलात बहुत होती हैं। लेकिन हमें फिर भी फख्र है कि शगुफ्ता आज बन गई हैं एक ऐसी खातून जिसको आसानी से कोई कुछ नहीं कह सकता। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हों कि आपको आसानी से कोई कुछ ना, बल्कि वो 10 मरतबा पहले बात करने से पहले सोचें। लेकिन शगुफ्ता ये भी बताएं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इस वक्त हमारे सूबे का ओवरऑल जो पॉलिटिकल उसमें है, सिर्फ ये मसले नहीं होते, आपको पार्टी के अंदर भी अपनी जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको विजिलेंट बनना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। उन चैलेंजेस के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि उसमें फिर आपने घर का और काम का बैलेंस भी रखना होता है, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, अब तो फिर ये था कि हर पार्टी में ये भी होता है कि आपसे पहले बहुत नामी गिरामी खवातीन या नामी गिरामी लीडर्स भी होते हैं। और अपॉर्चुनिटी अवामी नेशनल पार्टी में निस्बतन मौजूद भी है खवातीन के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रोमिनेंट खवातीन को हम देखते हैं, उनको इंकरेज किया जाता है, उनको आगे लाया जाता है। लेकिन फिर भी उस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में अंदर रहते हुए क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो स्ट्रगल आपकी कैसी थी? मैं एक बात जो मैं समझती हूँ, मैं उस पर यकीन इस वजह से रखती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ मैं मेरिट पे बहुत यकीन रखती हूँ। और मैं ये समझती हूँ, अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं कि जारी बात है कि जिस तरह आपने बात की, अवामी नेशनल पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि बहुत सीनियर लोग होते हैं उसमें, और जारी बात है कि माशाल्लाह जो जितने सीनियर लोग हैं उन लोगों में नाम बनाना, वहां पे आप सीट लेना, वहां पे लोगों को कायल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो बहुत सीनियर लीडरशिप, जितनी भी आपको सीनियर लीडरशिप मिलेगी वो अवामी नेशनल पार्टी में मिलेगी। तो उस हवाले से मुझे पार्टी ने जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि लीडरशिप ने इनकरेज किया मेरिट पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से जब मैं एजुकेशन कर रही थी तो उस वक्त से मैंने पार्टी की एक्टिविटीज पिशावर से शुरू की। मैं उस वक्त पिशावर की वाइस प्रेसिडेंट थी। एक और बात कि हमारी पार्टी में खवातीन का अलग विंग नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी इस चीज को इक्वालिटी पे यकीन रखती है और वो समझती है कि अगर आप खवातीन को विंग में कर दे तो जारी बात है डिसीजन मेकिंग में फिर खवातीन नहीं होती। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, बदकिस्मती से उन्होंने औरतों के अलग विंग बनाए हैं, मरकजी विंग है, सूबाई विंग है, जिली। अच्छा, वो खवातीन अलग है, उनकी जो लीडरशिप होती है, फैसला साजी होती है, वो अलग मर्द करते हैं। तो उस डिसीजन मेकिंग में हमारी पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम खवातीन का अलग विंग नहीं होगा, बल्कि अगर पार्टी की थिंक टैंक है तो उसमें भी खवातीन, अगर पार्टी की मरकजी कैबिनेट है उसमें भी खवातीन, अगर सूबाई है या जिली है या डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल ग्रास रूट तक हम विंग में नहीं है। तो एक इस बात पे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली कि हम फैसला साजी में शामिल थे। इसके अलावा थिंक टैंक में आप देखिए कि जब किसी पार्टी का जो थिंक टैंक होता है, मैं उसकी भी मेंबर रही हूँ, तो वहां पे आपकी लीडरशिप जो है वो तमाम की बात सुन के उस पे फिर अपनी जो बात है वो करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप काम करते हो, आप मेरिट पे हो, तो आपकी जगह कोई नहीं रोक सकता। और फिर अवामी नेशनल पार्टी ने ये चीज देखी है, शायद आपको भी एक्सपीरियंस है पार्टी, हमारे पार्टी की लीडरशिप के साथ आपका भी वो रहा है कि हमारे यहाँ मेरिट को बहुत देखा जाता है। कोई मतलब पैराशूट वाली चीज जो है वो आपको उस तरीके से नहीं मिलेगी। जितनी भी खवातीन आती है वो ग्रास रूट से सियासत में, और मेरे ख्याल में वही खातून जो है वो सियासत में कामयाब होती है जब मेरिट पे होती है। बदकिस्मती से ऐसी भी आपने देखा है पार्टियां है जहां पे पैराशूट वाली लोग आके वो जो मेरिट वाली खवातीन होती है उनकी जगह ले लेती है। मैंने सियासत में ये देखा है कि मैं डोर टू डोर कैंपेन, मैं अपने पार्टी के इलेक्शन जब होते हैं
تو میں گھر گھر جا کے صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں لوگوں سے ووٹ مانگوں کہ آپ ANP کو ووٹ دے، بلکہ میں اس وجہ سے بھی خواتین کے پاس جاتی ہوں تاکہ ان کو میں کنونس کروں کہ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ سب کچھ کرتی ہیں، خاتون جو ہے وہ بچے بھی پیدا کرتی ہے، وہ اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہے، وہ مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے جو خاتون نہیں کر سکتی، تو آپ ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ اچھا، جب میں جاتی تھی شروع میں لوگوں سے پوچھتی تھی کہ آپ ووٹ دیں گے، میں یہ پوچھتی تھی خواتین سے کہ آپ نے ووٹ کے لیے جانا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اگر مردوں نے کہا تو چلے جائیں گے۔ پھر میں ان سے پوچھتی تھی کہ اچھا اگر آپ کو مرد اجازت دے، آپ کے شوہر والد، تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو وہ کہتی تھی کہ ہمارے مرد فیصلہ کریں گے، اگر انہوں نے ہمیں کہا کہ ووٹ دے دے تو ہم انہی کو دیں گے۔ ہاں جی جی تو مجھے ظاہری بات ہے جس ایشوز جو ہے جو خواتین کو میں کہتی تھی کہ آپ خود کیوں، تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کر، پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے ہمارے ہاں، سیاسی آگاہی جو ہے بہت کم ہے خواتین میں۔ پھر ووٹ ڈالنے کا دیکھیے، میں اکثر خواتین کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ایشو ہے، آپ کا پرسنل ایشو ہے، اور آپ کسی MP کے پاس جاتے، آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جاتی ہیں، تو آپ ظاہری بات ہے اگر آپ نے ووٹ دیا ہوگا تو آپ جا کے ان کو کہیں گے نا، اگر آپ نے ووٹ نہیں بھی دیا لیکن اگر کوئی الیکٹ ہو کے آتے تو آپ ان کے ساتھ اپنا جو ایشو ہے وہ ڈسکس کریں گے، تو یہ آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں گھروں کے اندر کے، ووٹ ڈالنے کے لیے بھی مرد اجازت دے گا، ووٹ ڈالنے کے لیے بھی سب کام کریں گے، گاؤں میں آپ دیکھیں کہ کھیتوں میں بھی کام کریں گے، لیکن ووٹ کے لیے جو ہے جب جائیں گے تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہاں۔ آپ دیکھیے ID کارڈ کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں، شاید کہ شناختی کارڈ کا جو ایشو تھا، کہ مجھے یاد ہے کہ میں ID نادرا والوں کو بلاتی تھی اور میں تقریباً ایک دن 300-350 خواتین کے میں ID کارڈ کے لیے میں ان کو کہتی تھی کہ موبائل بھی آیا ہے، لوگ بھی ہے، آپ آ کے ووٹ۔ اس وقت بھی خواتین کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ اپنا شناختی کارڈ بنوائیں۔ لیکن ایک اور بات، جب پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں جب میں نے دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام آیا جس میں خواتین کو پیسے وہ کرتے تھے، تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ شناختی کارڈ خواتین کے بنے، اور بہت مطلب دڑا دڑ لوگ آ کے خواتین کی وہ فائنینشیل، تو اس حوالے سے بھی ہمیں خوشی ہوئی کہ چلو ایک وہ تھا کہ جس پہ خواتین کے شناختی کارڈ بننا۔ جب آپ کے پاس کارڈ نہ ہو، آپ کا شناخت نہ ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ آگے جا کے بات کریں؟ تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ میں سیاسی پارٹیوں کو میں اکثر یہ بات سب کو کرتی ہوں جب بھی کسی پروگرام میں جاتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ ٹریننگ کرے، صرف خواتین کی نہیں، مردوں کی بھی ٹریننگ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم WPS میں وومن پولیٹیکل اسکول میں جب ہم ٹریننگ دیتے تھے، تو ہم جب خواتین کو کہتے تھے کہ آپ نے بجٹ پہ بات کرنی ہے، آپ نے تو ہمیں خواتین کیا کہتی تھی کاؤنسلر کی، جی وہ تو انہوں نے اپنے حجرے میں آفس بنایا ہے تو کیسے ہم جائیں؟ پھر جب ہم ان سے بات کرتے تھے کہ جی آپ بجٹ میں حصہ لے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں، مجھے یاد ہے ایک خاتون تھی، مجھے اب نہیں پتا کہ آپ اس میں تھی، یاد ہے کہ ہم نے بجٹ میں کس طریقے سے، لیکن کہتے ہیں آپ مردوں کو تو کنونس کرے، آپ مردوں کو تو یہ بتائے کہ اگر آپ ناظم ہیں تو ہم بھی کونسلر ہے، ہمیں بھی وہ حق دے دیں ہمیں۔ تو یہ جو ڈیسیجن میکنگ میں خواتین کو اگنور کیا جاتا ہے، یہ بہت ڈسکریجنگ ہے۔ اور میں تمام لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین کو فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ ان خواتین کی بات کو نہیں سنیں گے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا خواتین کی سیاست میں آنا؟ یہ ساری باتیں میرے خیال میں پھر ہمارے لیے مایوس کن ہوگی اگر تمام پارٹیز کو۔ تو اس حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی نے جو سب سے زیادہ، میں اس پہ فخر بھی کرتی ہوں اور میں کبھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمیں یہ چیز پارٹی میں ملی کہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا گیا، ہمیں پارٹی میں ایک ونگ کے طور پہ سائڈ پہ نہیں رکھا گیا کہ آپ ونگ ہے۔ اور اگر آج ہم بات کر رہے ہیں تو یہ حوصلہ بھی ہمیں پارٹی لیڈرشپ نے دیا۔ آپ کو پتہ ہے باچا خان بابا جب سیاست میں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے عورتوں کی تعلیم کی بات کی تھی، اس وقت انہوں نے صرف بیٹوں کو نہیں بلکہ بچی کو اس وجہ سے تعلیم کے لیے وہ کر دیا کہ صرف میں لوگوں کو بتاؤں۔ اور میرے خیال میں لیڈر وہ ہوتے ہیں جو عملی کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو آپ بات کرو اور خود آپ، وہ لیڈر ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ سے شروع کرے۔ اگر کوئی لیڈر جو ہے اپنے آپ سے شروع کرتے تو میرے خیال میں وہ رول ماڈل ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ پھر اس کو
फॉलो भी करते हैं। तो ये बात हमारी पार्टी में हम बहुत ज़्यादा इस बात पे खुश होते कि ये चीज़ें हैं। और मेरिट की आपने बात की, तो अभी तक मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं अपने आप को देखती हूँ या और कुछ आप ख़वातीन को जानती है, तो मेरिट पे ये चीज़ कि जी पार्टी देखती है कि ये खातून जो है पार्टी में कितना एक्टिव है, इनका इंटरेक्शन कितना है, ग्रास रूट पे ख़वातीन के साथ इनका कितना इंटरेक्शन है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती है मेरे ख्याल में, तमाम ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता, आपने अपनी बातों में बहुत सारी चीज़ों का अहाता किया। सॉरी, मेरी आवाज़ गूंज रही थी, मैं आपको इस वक्त थोड़ा सा म्यूट कर दिया, मैं आपको फिर अनम्यूट कर दूंगी। ओके, तो शगुफ्ता आपने अपनी बातों में बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए कि जिस पे मुझे सवाल भी पूछने थे। सो थैंक यू सो मच। आप क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हैं तो आपको पता भी होता है कि अगला सवाल क्या आ रहा है, आप उसका भी बहुत एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दे देती है। मैं हाँ, मतलब एक सवाल, एक तासुर जो दिया जाता है, डिस्पाइट के इस हकीकत से हम सब आशना हैं। मैं क्योंकि मैं जिस रीजन से हूँ वहीं से आप सियासत में आई है, उसी कल्चर से मैं जानती हूँ। फिर मैं खुद भी काउंसलर रही हूँ, मैंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 2 दफ़ा इलेक्शन काउंसलर के जवाब काउंसलर की, मैं भी काउंसलर की। तो मैं उस वक्त बिल्कुल गैर सियासी जमातों बुनियादों पर आई थी। हम खवातीन से लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और फिर स्पेशली खवातीन कम्युनिटी की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यहाँ पे कुछ सवालात भी कुछ आ रहे हैं, और ये मैं भी बात करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक मसला उठाती हूँ, जो घरेलू तशद्दुद पे बिल है हमारे खैबर पख्तूनख्वा का। बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 7 साल से हमारी असेंबली में ये बिल मौजूद है, और अभी जो कमेटी बनी है उसका सरबराह भी एक मर्द है। अब या और अच्छा, उसके अलावा हमारी काबीना में कोई खातून नहीं है। मेरे ख्याल में एक दफा हमारी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री सिताराया साहिबा एमपी का जब दौर था वो था, उसमें वो आई थी, लेकिन बहुत कम। सो हम जब पोटेंशियल की बात करते हैं कि जब आप जैसी लीडर होती हैं और ऐसी पार्टी में होती हैं कि जो ये विंग भी नहीं बनाती, क्योंकि वो समझती हैं कि विंग बना लिया तो अपने खवातीन को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। और मेरे साथ खुद रिसर्च भी पड़ी है, जो मैंने जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 7 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, उन पे जब रिसर्च की थी तो एनपी के मैनिफेस्टो में मुझे चीज बड़ी बेहतरीन लगी कि आप किसी भी ओहदे में आप खातून जो है वो आ सकती हैं, और अभी बहुत सारी की पोजीशंस पे खवातीन आपकी पार्टी में मौजूद भी हैं। ओवरऑल जो पॉलिटिकल, मुझे ओवरऑल हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है आप अपनी पार्टी से अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगी कि जब खवातीन की इश्यूज आते हैं तो क्या उस पे ये होता है, ये मुश्किल होती है हमारी वेमेन पार्लियामेंटेरियंस को कि वो, क्योंकि आपको मैं जानती हूँ, आप जितनी बड़ी वेमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, मैं नहीं समझती कि मेरे लिए कोई और होगी इस, क्योंकि जो आपका स्टांस है, जो जो आपके, क्योंकि मैंने आपके साथ काम किया, आपके साथ ट्रेवल किया है, हमने इश्यूज पे बात की है, आपने ट्रेनिंग्स दी हैं, आप जेंडर पे आपकी बड़ी क्लैरिटी है, आपको तरीके पता है, आपको टूल्स पता है, वो सारी चीजें, वो आपके अंदर एक एक्टिविस्ट है, उसी वजह से आप एक लीडर बनी हैं। सो ऐसे कैसे क्या अवामिल होते हैं कि हमारी जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं, खवातीन की इश्यूज पे अभी तक इतना खुल के सपोर्ट नहीं आता। और ये मैं सबकी बात करती हूँ, लेकिन अभी चूंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये घरेलू तशद्दुद पे बिल की बात आई, मैं मुख्तलिफ लेवल पे ग्रुप्स में होती हूँ, तो एक ग्रुप वुमेन वॉइसेस का है, उसमें हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ कुछ वुमेन पार्लियामेंटेरियन उसमें है, उस पर बातचीत थी। तो कुछ खवातीन ने कहा कि ये पिछले टेनेवर में नहीं हुआ था, उस टेनेवर में नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि जी। तो फिर मैं ये समझती कि क्या स्पेस अंदर कम है या चैलेंजेस हैं, क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड अप नहीं लिया जा सकता वेमेन की इश्यूज पे? क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभी जिस तरह लोग कह रहे हैं, कोविड-19 जब आया था, जब लोग लॉकडाउन में चले गए थे, तो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का इशू ओवरऑल बहुत ज्यादा है सोसाइटी में। फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आने लगी थी कि जी वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू तशद्दुद बढ़ रहा है। तो अभी पिछले हफ्ते मैंने इस पर एक टॉक भी की थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से एक वकील हमारी बड़ी एक्टिव, हमारी दोस्त है सना अहमद, आप जानती भी होंगी क्योंकि वो उनका जो इदारा था बड़ा क्लोजली लेजिस्लेशन में पार्लियामेंटेरियन के साथ इंगेज करता है, ब्लू विंस। सो उन्होंने भी कहा कि बहुत अभी जो अमेंडमेंट तो चली गई हैं, अभी तो बड़ा प्रोग्रेस है, लेकिन वही क्वेश्चन मेरा बैक वाला कि मेरी तो ख्वाहिश है कि वुमेन के इश्यूज हो तो जो कमेटी बनी उसकी चेयरपर्सन शगुफ्ता मलिक हो, या जो दूसरी खवातीन असम्बली में इस वक्त बैठी है वो। तो ये क्या रुकावटें हैं कि हमारी खवातीन को असम्बलीज में भी बैठी होती हैं, पार्टी में भी होती हैं, लेकिन जब वुमेन इश्यूज पे आती हैं तो क्या उनको लीड करने नहीं दिया जाता?
یا کچھ رکاوٹیں ہیں؟ کیونکہ اس وقت جن کی حکومت ہے ان ویمن پارلیمنٹرین سے بھی میری بات ہوتی ہے کہ جی ابھی تو آپ کی حکومت ہے، تو آپ اپنی حکومت میں تو ان چیزوں میں لیڈ لے سکتے ہیں. سو اگر اس موجودہ حکومت میں بھی اس پولیٹیکل پارٹی کی خواتین لیڈ نہیں لے سکتی ویمن کے ریلیٹڈ کے کچھ بہت سارے ایشوز پہ، جس طرح کوکس ہے، ٹھیک ہے کوکس ایک طرح سے ایکٹیو ہے، ہمارے پاس کمیشن ہے، بہت سارے اور ادارے ہیں جن کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور ہر پارٹی اپنا اپنا رول پلے کر سکتی ہے اپنے اپنے ٹینیور میں، کیونکہ کسی کو مسلسل تو وہ نہیں مل سکتے، وہ تو ایک جمہوریت کا پروسیس ہے کہ آپ آتے ہیں. سو یہ جو میرے اوور آل جو چیزیں تھی، ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ یہ مجھے پتا ہے آپ یہ سوالات سنتی ہوں گی، لوگ آپ سے یہ سوالات اس طرح کی چیزیں آپ ڈسکس کرتے رہے ہوں گے، لیکن ہم آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز اندر کیا حالات ہیں اس کے. تھینک یو. آپ نے اتنا امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے. یہ میرا فیوریٹ میرے خیال میں کوشچن ہے جو آپ نے بات کی ڈومیسٹک وائلنس پہ، کیونکہ آلریڈی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جتنا ہم سفر ہو رہے ہیں اور جتنی بھی ہم پہ بات ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی 7 سال کی، کہ 7 سال سے ایک بل ہے گھریلو تشدد کا بل، اور یہ بل جب شروع میں اس وقت وومن کمیشن کی میں ممبر تھی جو KPCSW ہے، میں اس کی جب ممبر رہی تو اس وقت جو چیئر پرسن تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کمیشن کے حوالے سے بھی میں نے آج ایک کال اٹینشن جمع کی ہے وومن کمیشن کے حوالے سے، مطلب کیا کیا بات ہم بتائیں، کون کون سے ایشوز ہم ڈسکس کریں، کہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل تھا جب وومن کمیشن کی طرف سے اس پہ سارا کچھ ہوا اور وہ انہوں نے ٹیبل کر دیا کہ جی ہم انہوں نے سبمٹ کر دیا، تو انہوں نے وہاں پہ جو اب غیر سنجیدگی آپ حکومت کی دیکھیں کہ وہاں کا ایک بندہ اٹھ کے جو کہ مطلب کوئی ریلیونٹ بندہ بھی نہیں تھا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جی گھریلو تشدد کا جو بل ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو اسلامی تعلیمات کے وغیرہ جو مطلب خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اسلام کے منافی ہو. کچھ بھی اس بندے نے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ جا کے انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیا کہ جی اس بل پہ اگر آپ کے تحفظات ہیں. اب اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا کیا، وہ ریجیکٹ کر دیا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بل آیا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اگر آپ کی کسی بھی اس پہ تحفظات ہے تو آپ اس میں ترامیم کی بات کریں، آپ کہہ دیں کہ اس چیز پہ تمام بل کو ریجیکٹ کرنا. اس پہ جو مایوسی تھی، میں نے اس وقت میں اسمبلی میں ممبر نہیں تھی، میں کمیشن کی ممبر تھی، تو میں نے PTI کی جو ہماری خواتین تھی میں نے ان سے بات کی، ہماری جو ملیحہ تھی ان کو بھی میں نے کہا کہ ہم اس پہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بل آلریڈی پنجاب میں جب یہ آیا تو انہوں نے کسی کونسل کو نہیں بھیجا بلکہ انہوں نے وہ بل پاس کروایا کہ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں چونکہ حکومت کی سنجیدگی نہیں تھی، وہ بل انہوں نے کونسل کے پاس دوبارہ وومن کمیشن کے پاس آیا، اس پہ انہوں نے جس بات پہ وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مردوں کا معاشرہ ہے، ہلکا پھلکا تشدد، یہ چیزیں تو ان کے لیے عام سی بات ہے. پھر انہوں نے جب یہ بل دوبارہ وہ کیا، اس پہ پھر کام ہوا، دوبارہ وہ بل اسمبلی میں، اس پہ پھر ایک ایشو آیا کہ جی یہ جماعت اسلامی والے یہ بل پریزنٹ کرے گی، PTI والے کہتے تھے نہیں جی یہ تو ہمارا بل ہے، ہم اس کو کریں گے. ایک کنفیوژن تھی اور خواتین کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی گئی. اور میں نے حکومت کی جو چیز دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ جی جماعت اسلامی کی خاتون اور PTI کے خواتین کو آپس میں وہ کرے تو یہ بل پینڈنگ میں پڑ جائے گا اور اس طریقے سے یہ بل آگے نہیں آئے گا. میں نے ایک انٹرویو میں جب بات کی تو جماعت اسلامی والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو میں ایز اے پرائیویٹ ممبر اس کو پیش کروں گی. مجھے وہاں پہ جو ہماری PTI کی جو ممبر تھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم سرکار کی طرف سے، یہ تو حکومت کا بل ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کلیئر نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس کو کس نے پیش کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے لوگوں کو کیا وہ ہوگا. وہ بھی اس میں بھی تقریباً یہ چیز ہوئی، وہ نہیں ہوا. پھر ابھی جو اسمبلی کیونکہ 5 سال گزر گئے، ابھی جب یہ اسمبلی آئی تو اس پہ پھر ہم نے کافی ہم نے اسمبلی میں اس پہ شور کیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے، ہمیں ریزن بتائے. آپ وہ ریزن ہمیں بتائے کہ آپ PTI جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت لبرل اور پرو وومن کی بات کرتی ہیں اور پچھلے 5 سال میں ایک قانون انہوں نے پاس نہیں کیا خواتین کے حوالے سے. جب یہ ایک قانون آیا تو کیوں اس کو پاس نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے جب ہم نے کافی اس پہ ہنگامہ کیا، PTI کی خواتین نے بھی کافی وہ کیا اس پہ، تو وہ بل انہوں نے کہا کہ جی وہ کیبنٹ کے پاس ہے اور کیبنٹ جو ہے وہ اس کی منظوری دے. اب کیبنٹ نے جب منظوری دے دی اور ہم نے دیکھا تو اس پہ بھی ہمیں تحفظات تھے. اس میں انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ بل میں کمیٹیاں بنائی گئی تھی، خواتین اس میں نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بل اور اس میں خواتین کمیٹیوں میں نہیں ہیں.
پھر انہوں نے اس میں ایک بات جو کی تھی جو مجھے بہت بری لگی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ عدالت میں ثابت نہ کر سکے، اب ہمارا جو پختون کا معاشرہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے یا بہن بھائی کی جو بھی ہوتی ہے، اور اگر عورت پہ تشدد ہو جائے تو وہ عدالت میں کیسے ثابت کرے گی؟ یہ ممکن ہے ہمارے پورے ملک میں ممکن نہیں ہے، لیکن پختونخوا میں تو پہلے کوئی خاتون گھر سے باہر جاتی نہیں ہے. میں وہ خواتین کی بات نہیں کرتی جو صرف گراس روٹ کی جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، تعلیم یافتہ بہت جو اعلیٰ سٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ان پہ بھی تشدد ہوتے تو وہ گھر سے باہر نہیں جاتی، وہ نہیں کرتی. تو آپ مجھے یہ بتائیں اگر وہ جائے گی تو وہ عدالت میں کیسے ثابت کرے گی؟ اچھا عدالت میں اگر ثابت نہ ہوا تو 50,000 جرمانہ خاتون دے گی. اب یہ ایک الگ ان کے لیے درد سر ہوگا کہ وہ عدالت میں بھی ثابت نہ کر سکی اور 50. اچھا اگر مرد پہ ثابت ہوا تو وہ 30,000 جرمانہ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بل ہے ڈومیسٹک وائلنس خواتین کے حوالے سے، مرد جو ہے وہ 30,000 جرمانہ اگر ثابت ہوا، خواتین پہ اگر عدالت میں ثابت نہیں ہوا تو وہ 50,000. اس طریقے سے بہت سی چیزوں پہ ہمیں تحفظات تھے. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اسمبلی میں لے آئیں، ہم اس پہ امینڈمنٹ لے آئیں گے، کم از کم بل تو اسمبلی میں آ جائے. پھر مجھے بہت افسوس ہوا حکومت پہ کہ جب یہ ہم نے ایک دفعہ پھر اٹھ کے جتنی بھی اپوزیشن کی خواتین تھی، ہم نے اٹھ کے پھر کہا کہ اگر آپ اس کو نہیں لے کے آئیں گے تو ہم اس پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے. تو پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ، مجھے یہ وہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ہمارے ایک ممبر تھے، انہوں نے پھر اٹھ کے بات کی. تو انہوں نے پھر کچھ اس طریقے سے بات کی کہ جی ہم بل لے آئیں گے اور آپ لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں تحفظات ہے ریلیجس ہماری جو پارٹیاں ہیں اور آپ اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیں. اب یہ واحد بل تھا، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی اتنی میجورٹی ہے کہ وہ بل لے کے پاس کرتے، ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، آرڈیننس لے کے آتے ہیں. ایون کہ اگر میں کہوں کہ جی میرا کوسچن ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کریں، اس کو بھی نہیں کرتے، کہتے جی ووٹنگ کرتے ہیں، ہر بات پہ ووٹنگ کرتے ہیں. لیکن جب یہ بل آیا کیونکہ خواتین کا بل تھا، تو جیسے ہی وہ بل اسمبلی میں وہ ہوا تو ہمارے جماعت اسلامی کے ممبر نے کہا کہ نہیں جس کو آپ دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیں. اب اس پہ ہم سب کڑے ہوئے، ہم نے کہا یہ کیا ڈرامہ آپ کر رہے کہ صرف خواتین کے بل پہ آپ لوگ کے کان کھڑے ہو جاتے، اس سے پہلے اتنے بل روزانہ کی بنیاد پہ پاس ہوتے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ لیکن خواتین کے بل پہ ہماری جو سوری ٹو سے جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی فوراً اس بات پہ کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. تو وہ بل جیسے ہی جماعت اسلامی کے رکن نے کہا کہ جس کو آپ سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیں، فوراً اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی اور لاء منسٹر نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کمیٹی. مطلب یہ تھا کہ سلیکٹ کمیٹی میں یہ پھر پینڈنگ میں چلا جائے گا، میٹنگ ہم بلائیں گے نہیں اور یہ 5 سال جو ہے وہ اس طریقے سے گزر جائیں گے. پھر سلیکٹ کمیٹی آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے، میرے خیال میں 1 سال اور 5 مہینوں سے زیادہ ہو گئے کہ سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی اور بل جو ہے سلیکٹ کمیٹی. پھر ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم ساری خواتین نے پھر اٹھ کے پروٹیسٹ کیا کہ آپ کا وہ سلیکٹ کمیٹی کہاں گئی جب آپ نے بات کی تھی کہ بل جو ہے اس پہ ہمیں تحفظات ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیں. تو میں نے پھر پی ٹی آئی کے ممبر سے کہا کہ آپ تو کسی چیز کو، ہماری اپوزیشن کی کسی چیز کو آپ کمیٹی میں ریفر نہیں کرتے، نہ آپ کمیٹی کوئی سلیکٹ کمیٹی بناتے، صرف خواتین پہ آپ کو اتنا آپ کو وہ ہوا کہ آپ نے سلیکٹ کمیٹی. پھر جب سلیکٹ کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلا رہے تھے تو جب ہم نے پروٹیسٹ کیا تو ان کو بھی پتہ چلا کہ اب خواتین جو ہے یہ تو بیٹھنے کی نہیں ہے، تو ضرور اسمبلی میں اور میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوگا. تو ابھی پچھلے 1 مہینہ پہلے ایک سلیکٹ کمیٹی جب بنا دی گئی، اچھا اس میں مردوں کو، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس میں جتنے بھی ممبر ہیں، آپ نے چیئرمین کی بات کی، جتنے بھی ممبر ہیں وہ سارے مرد. ان کو فکر اس میں بیٹھنے کی، تو یہاں پہ اگر کوئی قانون بن گیا، یہاں پہ پتہ نہیں کہ یہ ہمارے وہی مغرب کی ان کے ذہنوں میں کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ایجنڈا ان کے تو ذہن میں یہ ہے کہ خواتین کا بل آئے گا، خواتین کی بات ہوگی تو ان کے ذہن میں مغرب کی بات آ جاتی ہے کہ جی اچھا جو کمیٹی بنی تو ہمیں اس پہ بھی تحفظات تو تھے کہ کیوں مطلب خواتین کو نکالا گیا ہے. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہمارے تو آلریڈی اس میں امینڈمنٹس موجود تھے، تو امینڈمنٹ والی تو ظاہری بات ہے کمیٹی میں جائے گی ایز اے موور، ہم ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے 2 خواتین کو میرے خیال میں لیا تھا یا پی ٹی آئی کی دو خواتین، باقی سارے مرد تھے کہ اگر ووٹنگ ہوگی تو مرد ایک سائڈ پھر ان کا، تو ہمیں ایز اے موور بلانا تھا، تو موور میں بھی ہم ووٹ نہیں دے سکتے. لیکن ہم نے کہا چلے ہم کم از کم بات تو کر سکیں گے. تو جب
कमेटी बनाई गई तो मेरे अमेंडमेंट्स को गायब कर दिया गया असम्बली से, और मुझे कॉल नहीं आई। अब मुझे JUI की MPA ने कॉल की कि सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग है और आप तो उस लेटर में आपका नाम नहीं है। उसने कहा कि सबसे ज्यादा शोर तो आप मचाती थी और आप हमें भी बातें सुनाती थी, 3 साल से आप इसके पीछे हैं, लेकिन आपका नाम नहीं है। मैंने असेंबली में कहा कि जी, मैं कहते आपके तो अमेंडमेंट्स नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने रिकॉर्ड में अपने पास रखती हूँ, तो मैंने वो सारा रिकॉर्ड निकाल के मैंने असेंबली को भेज दिया। जब उनको पता चला कि इनके पास रिकॉर्ड है तो उन्होंने कहा जी वो गलती से आपका नाम हमसे वो हुआ था और हम आपको बुला लेंगे। तो वो तो करके हमें बुला दिया, हमने मीटिंग बात की। वहां पे भी जब आप देखते हैं कि मेंबर जिस तरीके से बात करते हैं तो बहुत अफसोस होता है। इंसान मतलब औरत इंसान है, आप औरत को उस पे देखिए कि अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी नीड है, आपके ख्वाहिशात है, तो क्या ये खवातीन की नहीं होती? और फिर डोमेस्टिक आप देखिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और अभी जो कोविड-19 का इशू आया तो इसमें तो डेली बेसिस पे लोग हमें कॉल करते थे कि मर्द जो है वो घरों में बैठ गए थे। तो इतने ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के इशू आए कि अब तशद्दुद के हवाले से अब देखिए कि जो इस पे बात हो रही थी कि तशद्दुद वो होगा जो निशानात नजर आए। मतलब अगर किसी औरत को इतना मारा गया हो कि वो सारी बेचारी उनके निशानात होगी तो मर्द कहेगा हाँ ये जुल्म हुआ है। इसके अलावा मेंटली आप देखिए कि कितना टार्चर करते हैं हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा मैंने कमेटी में ये बात की कि साइकोलॉजिकल जो वो है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा और भी बहुत है, सेक्सुअल अब्यूज की हम बात करते हैं, फिजिकल हम वायलेंस की बात करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल जो मेंटली खवातीन को जो टार्चर किया जाता है, मैं समझती हूँ कि जो भी खातून होता है वो इस चीज से गुजरती है, लेकिन ये चीज किसी को नजर नहीं आता। और ये हमारे जो मेंबर थे कहते ये क्या होता है, ज़हनी टार्चर क्या होता है। मैंने अपने उस कमेटी में मेंबरान को कहा, मैंने कहा आप जब घरों में होते हैं और आप जब बात करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि हम, लेकिन जो टार्चर दिया जाता है खवातीन को वो मेरे ख्याल में वही फीलिंग्स होती है। और ये सिर्फ मैं घर में बैठने वाली खवातीन की बात नहीं कर रही, ये मैं तमाम खवातीन की, अगर वो पॉलिटिक्स में है, अगर वो किसी फील्ड में है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, ये टार्चर जो है ये बहुत ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा हार्मफुल मैं समझती हूँ ये है। तो उस पे वो अमेंडमेंट की बात तो खैर उस वक्त 2-3 अमेंडमेंट्स की बात हो गई और उन्होंने कहा ये एक्सेप्ट है, ये नहीं, जो ऑलरेडी आपको पता है हुकूमत का जो एजेंडा है। और उसमें भी खवातीन, जाहिर बात है मर्द ज्यादा थे, लेकिन मर्द जिनको मेंबर बनाया था वो मर्द नहीं आए कमेटी में। जो सेलेक्ट कमेटी में मर्द मेंबर थे वो कोई नहीं आया। उसमें से 2 बंदे आए जो हुकूमत, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको पता भी नहीं था, लेकिन उनको डाल दिया। अब जब हम गए तो हम तमाम तकरीबन 6-7 MPs हम बैठे थे और हम इंतजार कर रहे थे कि ये मर्द आ जाए ताकि मीटिंग शुरू हो जाए। और हमने फिर ये बात मिनिस्टर साहब को भी कही, हमने उनसे कहा कि बड़े अफसोस की बात है, अगर आप खवातीन को ले लेती तो आज आपको टाइम पे तमाम खवातीन पंक्चुअल है, उनको इंटरेस्ट है, वो चाहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस, तो सारी खवातीन बैठी थी, कोई मर्द नहीं था। फिर बाद में 1-2 मर्द आके बाद, तो ये चीजें हम बहुत ज्यादा, फिर जाहिर बात है मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना कि पार्लियामेंटेरियन होते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि आपने कितनी लेजिस्लेशन की है। मैं उनसे कहती हूँ कि लेजिस्लेशन से ज्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है वो एक अलग कहानी है कि जो इम्प्लीमेंट खवातीन की कानून है। तो अब उस पे एक मीटिंग हो गई, फिर दोबारा, सॉरी ये बात मैं थोड़ी सी मुझसे लंबी हो रही है कि, लेकिन चूंकि आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोबारा मीटिंग कॉल की। तो जब मीटिंग के लिए हमने कहा कि ठीक है अब नेक्स्ट मीटिंग है, तो जिस दिन मीटिंग थी उससे एक दिन पहले कहा कि जी वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई और आप लोग, वो 3 दफा मीटिंग पोस्टपोन करके फिर अभी 2 दिन पहले मीटिंग कॉल की और हमें 10-12 दिन पहले एजेंडा भेजा कि जी वो मीटिंग आपकी है। उसके बाद ना हमें कॉल की, ना हमें इंफॉर्मेशन दी। अब ये जो मीटिंग में अमेंडमेंट थी तो उसमें मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया था। आज भी मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा, मैंने असेंबली के जो हमारे स्टाफ है मैंने उनसे कहा कि आपने क्यों हमें नहीं बुलाया, कहते वो हम स्टाफ से पूछ लेंगे। अब खैर संजीदगी आप देखिए ना, खवातीन का बिल है तो जारी बात है जब आप देखते हैं कि मर्दों की ये हालत है तो फिर स्टाफ की भी वही वो होती है। तो मैंने उस पर बहुत ज्यादा मैंने कहा कि मेरे अमेंडमेंट को अगर इन्होंने डेफर किया है या इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इस चीज को हाईलाइट, तो अब देखते हैं मेरे ख्याल में 5 साल ये चीज होती रहेगी और इस पे हम दोबारा हम इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि असेंबली में हम
मुझे तो लोग कहते हैं कि आप बल्कि अपने अपोजिशन की खवातीन जो हमारी जमात इस्लामी की और JUI मुझे कहते हैं कि आप उठते तो सब कहते हैं दोबारा भी ये उस पर बात करेगी। सारी बात है कि हम बात करते, तो मैंने कहा कभी तो इसमें थोड़ा सा वो होगा कि जी ये खवातीन बात करी। तो हाँ इश्यूज तो बिल्कुल, बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा इश्यूज तो बहुत ज्यादा है शगुफ्ता, लेकिन ये एक मिसाल मैंने इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस की उठाई कि आजकल इस पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है, और उस बहस में एक बात ये हो रही है कि मैं खुद एक एक्टिविस्ट हूँ, और जब मैं देर से खवातीन की, जिस तरह आपने पहले जब आपने बात की तो आपने वोट की बात की, आपने खवातीन की इक्वल या जो एलोकेटेड है, या मतलब जो खवातीन की नुमाइंदगी की है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इन द पॉलिटिकल सिस्टम, इसकी जब आपने बात की, हम रोज इसके लिए आवाज उठाते हैं कि हमारी खवातीन को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, इक्वल एक्सेस टू द लेजिस्लेशन होना चाहिए। और इसीलिए अभी जब जनरल सीट्स पे इवन कोटा एलोकेट किया तो हमने कहा ये कम है, हमारी खवातीन में और पोटेंशियल है, इसको आप हमेशा रिजर्व सीट पे आप लेके आते हैं, या आप कोटा देंगे तो वो कोटा कम देंगे, या उस कोटे पे आप जो सीट्स एलोकेट करेंगे वो उन जगहों पे देखेंगे जहां पे वो खवातीन इलेक्ट होके आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे आपकी पार्टी का वोट बैंक होता ही नहीं है, वो भी आपके डुअल स्टैंडर्ड्स होते हैं। खैर, पब्लिक की जहां तक बात है, तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ पे पब्लिक से गिला भी है कि ये पब्लिक खवातीन को जब लीडर बनती है तो ना उसको वोट देते हैं, ना उन खवातीन की सियासत में आने पे फख्र महसूस करते, बल्कि उसके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो, अगर मैं अपनी बात करूँ या अपनी जैसे एक्टिविस्ट की बात करूँ, कि हम रोज जब भी मौका मिलता है तो हम इस बात पे बात करते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन का हक होना चाहिए। तो जब हम ये हक हर प्लेटफॉर्म पे मांगते हैं और उसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं, लिखती भी हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम जितना डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा रोज हम करते रहते हैं, तो ये इसलिए होता है कि जो असम्बलीज में हमारी खवातीन होती हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें थोड़ा सा, हमारा फख्र से सर थोड़ा सा ऊंचा करें, हम लोगों को फिर बता सके देखें इन खवातीन को इसलिए हम लाना चाह रहे थे कि ये हम चाह रहे थे। तो आपने जो प्रोसेस बताया, बहुत खुशी हुई कि आप कितनी डिटर्मिन्ड हैं, आप कितना अपनी उस पर डटी हुई हैं, क्योंकि आप कोई गलत चीज नहीं मांग रही, आप बहुत सही चीज मांग रही हैं। जहां तक आपने कहा कि जमात इस्लामी या जो बिल जो था इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजा गया, यहाँ क्योंकि लोग सुन रहे हैं, तो लोगों के लिए थोड़ा सा इसको मैं वो इसका अदा करना चाह रही हूँ कि देखें, 7 साल से हमारी सूबाई असेंबली में जो बिल पड़ा हुआ है घरेलू तशद्दुद का बिल, अगर ये गलत है या इसमें कुछ है तो लिख के ले आए, ठीक करके ले आए, उस पर मशवरा करें, लेकिन बिल लाना होगा। इसलिए लाना होगा कि कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे इर्द गिर्द हमारे मुआशरे में घरेलू तशद्दुद नहीं है। लेकिन पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बेटा अपनी माँ को मार रहा था, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई थी, सब लोग उस लड़के को वो डांट रहे थे और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। हर खातून की वीडियो तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि हमारे कल्चर है, स्पेशली जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा या जो हमारे रिमोट एरियाज है, वहाँ का कल्चर है, और हम चाहते भी नहीं है कि खातून की वीडियो आए, हमें सबको अपनी इज्जत प्यारी है। लेकिन अगर किसी खातून को मार पड़ती है, आपको पता है कि किसी को मार पड़ने से उसके जहनी, जिस्मानी, हर तरह की नशोनुमा पे असर पड़ता है। वो बीवी कैसे फिर अपने बच्चों की तरबियत करेगी, कैसे वो सर उठा के एक माँ की तरह का रोल अदा करेगी, एक बहन का रोल अदा करेगी, एक बेटी का रोल अदा करेगी, जब उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाएगा, उसको डांट और मारा जाएगा। शुरू तो ये है कि काश ये लोग रिस्पॉन्सिबल हो, औरत को इज्जत देना सीखें, और अगर घर में किसी खातून के साथ ज्यादती हो रही है तो दूसरे घर के लोग उसको सपोर्ट करें। तो हम भी नहीं चाहते कि कोई खातून घर से निकले थाने और कचहरी में जाए, लेकिन आप लोगों को पता है कि लड़की को जब मार पड़ती है तो उसको सब कहते हैं कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, बच्चे हैं, घर है, ये है, क्यों अपनी जिंदगी। ये सबक जो है, ये सबक भी पढ़ाएं, लेकिन मर्द को भी समझाएं। मर्द को नहीं समझा सकते तो फिर आपने अदालतों में और थानों में वो इंतजाम देना होगा औरत को कि अगर कोई औरत की बर्दाश्त से बात बाहर हो गई है तो इस मुल्क के जो आईन के अंदर उसको, आईन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि उसके हर हक की गारंटी इसी मुल्क में सिस्टम उसको देगा। जब सिस्टम उसको देगा तो फिर ये अदालत, जो हमारी असम्बलियां हैं, यहाँ से लेजिस्लेशन होती है। अब यहाँ से जब लेजिस्लेशन होती है, शगुफ्ता वाली बात जिसपे मुझे भी है कि कितने कवानीन इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजे जाते हैं। सिर्फ ये एक कानून क्यों, मैं ये नहीं कहती कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को आप ना भेजें, हर कानून भेजे पे मैं कहती हूँ।
फिर इस्लामी लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी कि वो रिजेक्ट करने के साथ उनको ड्राफ्ट देना चाहिए था, उनको ये मैटर परसू करना चाहिए था इस्लामी लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि जी आप एक और ड्राफ्ट ले आएं या ये कर दें। ये नहीं था कि वो ड्राफ्ट आप छोड़ दें, आप भूल जाएं और वो किसी डस्टबिन में चला गया और फिर इसके पीछे आपकी एक वो होगी, क्योंकि 7 साल हो गए हैं दूसरे सूबों में, जिसे शगुफ्ता ने कहा आया था, लोगों ने उसको डिस्कस किया, अप्रूव किया और अब वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। फिर जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये मगरिब एजेंट है, ये मगरिब का एजेंडा है। खुदा के लोगों, ना मगरिब का एजेंडा है, कुछ नहीं है। हम चाहते हैं जिस तरह एक मर्द का हक है एक खुशगवार जिंदगी गुजारना, एक अच्छी जिंदगी गुजारना, इस तरह एक औरत का भी हक है। सो डोमेस्टिक वायलेंस के बिल की वजह से जो गुप्ता ने जिस तरह कहा कि हम सब उम्मीद है, क्योंकि हमें अपनी जद्दोजहद पे यकीन है और हम ये दिखा कर रहेंगे। शगुफ्ता जैसी हमारे साथ वुमेन पार्लियामेंटेरियन है, दूसरी बहुत सारी पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वो करंट हुकूमत है चाहे अपोजिशन में है। हमें ये अंदाजा है कि ये खवातीन बहुत सारी बातें करती हैं, उसके लिए इनके पार्टी के अंदर भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, असम्बली के अंदर भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि असम्बली में उठ के बात करना, आपको मौका मिलना, आपको कमेटी में डालना, ये प्रोसेस जिस तरह शगुफ्ता ने कहा कि प्रोसेस में डाल कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, फिर आपको प्रोसेस को बाउंड किया जाता है। और फिर वही वाली बात है, या तो ये इक्वलिटी होनी चाहिए कि जितने मैटर्स हैं हर कमेटी में इक्वली मर्द और औरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना नहीं हो सकता कि कम से कम खवातीन के मौजूद तो खवातीन को दे दें कि वो उसको वो आगे हल करके ले आएं, क्योंकि जो खातून जिस पे अमेंड कर, अगर शगुफ्ता अमेंड करती है या हमारी कोई डॉक्टर सुषमा शम्स है वो उस पर बात करती है, हमारी आयशा है या जो दूसरी खवातीन या जो हमारी दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के, सब तो मुझे अभी नाम नहीं आ रहे, अगर वो अमेंड कर रही है बात, इसका मतलब उनको लॉजिक समझ में आती है। असम्बली में बैठी हैं आम खवातीन नहीं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, तो इसका मतलब उनको समझ में आता है। तो ये कुछ नहीं कह सकता कि जी आप बात ना करें शायद आपको समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में जितना नॉलेज शगुफ्ता मलिक का है वुमेन राइट्स के बारे में शायद ही किसी के पास हो। सो दिस वाज कि तो सब वो करें। शगुफ्ता, आपसे मैं ये पूछना चाहती कि खवातीन के अंदर, चाहे वो अपोजिशन से है चाहे वो हुकूमत से है, यूनिटी कितनी होती है और कितना आप चाहती है कि हो? मतलब जारी बात है कि ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा लोग सफ़र होते हैं, ख़वातीन तो ऑलरेडी पख्तूनख्वा की अगर ऐसा मौका आप मिलता है, और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि देखिए अगर MPs को मैं ये बात करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, मतलब हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक वो है, शुक्र अदा करते हैं, फिर अपनी पार्टी लीडरशिप, फैमिली लोगों की और तमाम लोगों की जिन्होंने, मतलब उनकी मेहनत से आप जैसे लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल की, और असम्बली में हम बैठे हैं तो हम करोड़ों लोगों की आवाज है, और पार्लियामान में जब आप बात करते हैं तो वो बात सुनी जाती है। मतलब वैसे तो कोई भी बंदा बात कर लेता है, लेकिन जब आप पार्लियामान में करते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो उसकी बात को अहमियत दी जाती है। तो उस हवाले से जितनी भी हम खवातीन हैं, मैं एक बात खुल के कहूंगी, और वो मेरे ख्याल में प्रीवियस हुकूमत में जब मैं MP थी और अभी भी, कि जितनी भी खवातीन है उनका पार्टी के हवाले से अगर डिस्कशन होगी तो वो जरूर एक दूसरे के साथ रीजनिंग करेंगे। मैं अपनी पार्टी की, PTI अपनी की, जमात इस्लामी की अपने, देखिए हर पार्टी की नजरियात अलग है। अब ANP जो है वो जमात इस्लामी वो नहीं हो सकती, जमात इस्लामी ANP नहीं। इसी तरीके से PTI का अपना मंशूर है, आइन है, पीपल्स पार्टी PMLN का अपना है, नजरियात अलग अलग है, लेकिन इशू सेम है। खवातीन के इश्यूज जो है वो सेम है। अब देखिए अगर कोई भी इशू खवातीन के हवाले से असम्बली में आ जाता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि जी ये PTI वाली खातून है या ये पीपल्स पार्टी वाली खातून ने इशू, हम वो इशू देखते हैं कि अगर किसी ने करारदाद लेके आए हैं, अगर कोई कॉल अटेंशन पे बात कर रहे, अगर कोई लेजिस्लेशन लेके आ रहे, अगर कोई क्वेश्चन कर रहे, हम यूनैनिमसली उस चीज को सपोर्ट करते। ये रिकॉर्ड है, ये आप अभी की असम्बली भी देखे और पिछली वाली भी। अक्सर हमें मेंबर्स, मेल जो मेंबर है वो हमें अक्सर कभी कभी बात करते थे मजाक में कि आप तमाम खवातीन फिर एक हो जाती है जब खवातीन का इशू आता है। तो जब भी खवातीन का इशू आता है तो ये अल्लाह का शुक्र है कि यूनिटी हम सब में, बल्कि हम सब बैठ के इस पे वो करते हैं। अगर कोई करारदाद है तो तमाम खवातीन एक दूसरे से साइन कर लेते हैं। हमारी मतलब ओवरऑल खवातीन उस साइड से हो या इस साइड से हो, क्योंकि इशू सेम होता है। अगर डोमेस्टिक है तो वो सिर्फ मेरे हवाले से, मतलब मेरे पास लोग डोमेस्टिक के नहीं आते, PTI के पास भी जाते हैं, पीपल्स पार्टी। इस तरीके से वुमेन ट्रैफिकिंग का आप देखिए इशू है, हरासमेंट का देखिए, स्वराज जैसा कानून कितने पुराना वो कानून है, वो पास हो चुका है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो जारी बात है वो लोग सफर होते हैं। तो इशू जब सेम होता है तो अभी का भी
اور پچھلا جو میں نے دیکھے تمام خواتین ایک ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی طور پہ ہماری وہ اختلافات ہو سکتی ہے نظریات پہ, لیکن اسمبلی میں ہم تمام ایک ہو جاتے ہیں. یہ ہماری یونٹی جو ہے یہ انشاءاللہ برقرار ہے. ایک اور ریزرو کی آپ نے بات کی, دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کوٹے کی آپ نے بات کی, جو 5% ابھی جو الیکشن کمیشن کی بات ہے, بالکل ہمیں ایکوالٹی پہ ہم یقین کرتے ہیں کہ جس طرح مرد کرتے ہیں اس طرح عورتوں کو بھی. ہماری پارٹی نے اس سے پہلے بھی میں اس بات پہ تھوڑا سا وہ کروں کہ انہوں نے اس کوٹے سے پہلے بھی ہم ووٹ وہ دیتے تھے ٹکٹ کہ جی آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں, کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ خواتین کی طرف سے بھی آ جائے کہ وہ بھی الیکشن پروسیس میں حصہ لے لے. لیکن جب یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے جب یہ ہوا, لیکن اس کے علاوہ جو ریزرو سیٹ پہ خواتین آئی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں خواتین آئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جب سے یہ ریزرو سیٹ پارلیمان کا آئے, سے پہلے تو پارلیمان میں کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. ظاہری بات ہے جب خاتون نہ ہو تو ایک تو یہ ہے کہ پارلیمان میں ڈسکشن ہوتی ہے, لیجسلیشن ہوتی ہے. پھر آپ کی سیاسی پارٹیوں میں آپ کو خواتین نظر آ رہی ہے, گراس روٹ پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیے الیکشن کیمپین میں, آپ دیکھیے آپ کے جو آرگنائزیشن میں جب دیکھتے ہیں تو آپ پولیٹیکل اویئرنیس پہ بات کریں, آپ ویسی ایکٹیویٹی, تو آپ کو ہر پارٹی میں آپ کو خواتین نظر. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک پروسیس ہے. آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ٹرینڈ چینج ہوگا کہ خواتین اتنی ہو جائے کہ وہ اپنا الیکشن کنٹیسٹ کر سکے. انشاءاللہ کرے گی. تھوڑے سے فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں خواتین کو, لیکن اب مرد جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی جو اسمبلی ہے اس میں, کیونکہ میں اپوزیشن میں ہوں, میرے پاس سب سے زیادہ مرد آتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف خواتین کی ایشوز ہوتے, میرے پاس جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے کہ جی وہ شگفتہ ملک جو ہے وہ اسمبلی میں بات کرتی ہے, میرے پاس اس وقت 274 عبد الولی خان یونیورسٹی کے ملازمین کو نکالا گیا تھا. وہ تمام جو نوجوانان تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو انہوں نے بے روزگار, اس طریقے سے پولیس شہداء جو تھے وہ 200 لوگ تھے جن کے بچے جو ہے ان کو روزگار نہیں. وہ چیزیں میں آئی جی پی کے پاس, میں نے لا منسٹر سب کے ساتھ, وہ ماشاءاللہ ہو گئے, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. یہ عبدالولی خان کے اس پہ میں وائس چانسلر کے ساتھ, منسٹر کے ساتھ ڈیلی. ابھی باجوڑ کا ایک ایشو آیا جس کو میں نے اس میں بھی ان کو بے روزگار کیا تھا لڑکوں کو. جب میں نے وہ ایشو ریز کیا تو مجھے باجوڑ کے لوگوں نے کال کی کہ ہمارے تو مرد ایم پی اے موجود ہے وہاں, ہمارے تو آلریڈی ایم این اے ہے, لیکن کسی نے باجوڑ کی ایشو کو نہیں کیا, اور آپ نے کیے تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. مطلب یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ہم صرف خواتین تک محدود نہیں ہے. خواتین جو ہے وہ جب آتی ہے اور وہ جب پارلیمان میں بیٹھتی ہے تو ان میں یہ کرج ہے کہ وہ مردوں کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہے, مردوں کے ایشو پہ بھی بات کرتی ہیں, اور ہر جگہ جا کے وہ ایشو ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے آپ نے جو کی کہ ہم وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں, اتنی کنزرویٹو بھی ہم نہیں ہے کہ صرف خواتین کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے خواتین کی جو ہم نے بات کی کہ تشدد پہ, یا جو مرد جو عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے, مجھے اکثر کبھی کبھی یہ جب ہم بات کرتے کہتی جی آپ لوگ وومن ایکٹیوسٹ ہو, اور آپ لوگ کہتے جی یہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو ظلم کرتے ہیں خواتین پہ تو وہ تو خواتین کرتی ہے. ساس مطلب مردوں کی طرف سے, ہاں کہتے دیکھیے ساس جو ہے وہ یہ کرتی ہے, باپ اس طرح بیٹی کے ساتھ. میں نے ان کو کہا کہ جو ہماری والدہ, ہماری جو مائیں ہیں, جو ہماری دادی نانیاں, جو مطلب وہ جو کچھ کرتی ہے وہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ان کو بیٹیاں پیاری نہیں ہے, بلکہ ان کی جو جس طریقے سے ان کی تربیت, جو گرومنگ, وہ جس معاشرے سے آئی ہے. تو اگر کوئی مرد جو ہے, کوئی بیٹا جو ہے وہ نام کماتا ہے تو باپ کہتے جی میرا بیٹا ہے دیکھیے. اگر بیٹی خدا نخواستہ تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو اس کی والدہ کی کیا حالت ہوتی ہے. تمام فیملی اور خاص کر ان کے جو شوہر ہوتے کہتے ہیں تمہاری بیٹی تمہاری وجہ سے, تو وہ بیچاری انسیکیور ہوتی ہے. خواتین ہمیشہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی والدہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اجازت نہیں دیتا کہ اسکول جائے, یا والدہ جو ہے کہتی کہ جلدی ان کی شادی ہو جائے, کیونکہ وہ انسیکیور ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ مرد پھر میرے ساتھ کس طرح وہ کریں گے. تو جو انسیکیورٹی ہے اس میں خواتین یہ بات کرتی ہیں. بالکل بالکل, یہ آپ نے بہت اہم بات کی. اسی لیے تو میں بڑے دعوے سے کہتی ہوں کہ شگفتہ جو ہے اس کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے بہت کلیئر ہے, جتنی بھی ایسپیکٹ آپ اٹھائیں. تو یہ آپ نے بڑی بہترین بات کی, اور یہی جب ہم رسپانس دیتے ہیں تو شاید کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ آئندہ پھر وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ پورا ڈائنامک ہے کیا. آپ کی باتوں میں آپ نے جو اہم بات کی جس پہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم خواتین کو خواتین کے ایشوز کے لیے لمٹ کر دیں.
लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि अगर ख़वातीन की इश्यूज़ हों, जिस तरह घरेलू तशद्दुद है या स्वरा है या कमबरी की शादी है या गैरत के नाम पर कत्ल है या इस तरह के जो भी ख़वातीन के, उसमें ज़्यादा ख़वातीन के साथ कंसल्ट किया जाए, हम ये कहते हैं। अदरवाइज़ हम ये कभी भी नहीं कहते कि मर्द को भी हक नहीं है कि वो औरत के हक पे औरत के राइट्स पे बात ना करे, औरत की इश्यूज़ पे बात नहीं, मर्द भी बात करें, औरतें भी बात करें, लेकिन जहाँ पे अगर ऐसा इश्यू है जो मर्द को ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि वो शायद वो ज़्यादा, क्योंकि शगुफ्ता को ख़वातीन की इश्यूज़ का थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए भी अंदाज़ा होगा कि जब ख़वातीन अपना इश्यू उठाती हैं, तो शायद हमारी सोसाइटी में वो मर्द को बताने से ज़्यादा ख़वातीन को बताना ईज़ी महसूस करती हैं। तो शायद वो एज़ अ वुमेन पार्लियामेंटेरियन, एज़ अ सियासी लीडर, वो ख़वातीन को ज़्यादा एक्सेस कर सकती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि ये खातून है, मेरी बात समझ लेगी। इसलिए हम कहते हैं कि वुमेन इश्यूज़ पे वुमेन को ही कंसल्ट ज़्यादा करना चाहिए। फिर आपने बड़ी अच्छी बात की, जो कि बहुत अच्छी है और खुशाइंद भी है, कि हमारी वुमेन पार्लियामेंटेरियन असेंबली में अपने इश्यूज पे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, कंसल्ट करती हैं और एक दूसरे को साथ लेके चलती हैं, और यही खूबसूरती है। हम कहते हैं ना कि हम जो पार्टी की है, हम उस पर भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस पार्टी से होते हैं, आपने उसका मैंडेट भी आगे लेके चलना होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आप होते हैं। लेकिन जहाँ एक कॉज आता है, वो कॉज आपकी एक कम्युनिटी का है, तो वो सबकी कम्युनिटी है, जिस तरह ख़वातीन कम्युनिटी है या जो भी है। जिस तरह आपने कहा कि अब देखें, आप इसलिए सियासी लीडर है कि आपने कहा कि बाजवड़ से या अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से, वहां से लोग आपको उठ के आते हैं, आपके पास आते हैं, तो वो मर्द होंगे ज्यादातर जो आपके पास लेके आते हैं। सो मेरा अब इसमें दो दो बहुत सारे सवाल मेरे दिल में आ रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि गुफ्तगू बड़ी अहम है, और मैं चाहती हूँ कि हम ये बात भी करें और टाइम भी मैं आपका ज्यादा ना लूं। अभी रिसेंटली ये इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में, ये पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आई है, इन्होंने कहा है कि जो रजिस्टर्ड वुमेन वोटर्स की तादाद है, वो जो हमारी पॉपुलेशन है उससे कम है, जो रजिस्टर्ड वुमेन वोटर्स की तादाद है। और जाहिर है कि जो रजिस्टर्ड वुमेन वोटर्स की हमें इलेक्शन से पहले का जो अरसा होता है, 5 साल 4 साल होते हैं, इसमें बहुत कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन रजिस्टर्ड हो सकें, क्योंकि बाद में फिर जब हम वोट के लिए ख़वातीन को इकट्ठा करते हैं, तो बहुत सारे इलाकों में आज भी मसला बना हुआ है कि लोग ख़वातीन पे पाबंदियाँ लगाते हैं और उनको वोट के लिए नहीं आने देते, वो लोकल कल्चर फॉलो करते हैं और नेशनल लेवल पर कुछ और होता है। सो अब यहाँ से जब कम हो जाता है, फिर इलेक्शन के दिन कम हो जाता है, तो ये ख़वातीन का नंबर कम होना शुरू हो जाता है। मुझे आपसे इस पे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। फिर मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो पार्टी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अपने आप को बहुत हवालों से रीऑर्गेनाइज कर रही है, रीशेप कर रही है अपने आप को, जो कि बहुत बेहतरी की बात है कि और लोगों से फीडबैक भी ले रही है, अपने आप को इम्प्रूव भी कर रही है बहुत ज़्यादा। तो जो ख़वातीन वोटर का जो पूरा एक वो है, एक स्लॉट है, इसमें आपकी पार्टी का क्या कोई कोई ख़ास प्रोग्राम है, कोई ख़ास तवज्जो है कि ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा वोट रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि अगले इलेक्शंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट ख़वातीन से मिल सके? बिल्कुल जी, हम हमारी यही कोशिश है, क्योंकि जारी बात है, मैंने आपको जो बात की कि हम ऑलरेडी ये चाह रहे हैं कि जब आप पार्टी में विंग नहीं रखते, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपके पास ख़वातीन, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि देखिए, अगर हम जो हमारी ख़वातीन है, हम आधी जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर आप इस मुल्क की आधी आबादी को आप इग्नोर करेंगे, तो हम कैसे कहेंगे कि जी ये मुल्क जो है ये तरक्की याफ्ता ममालिक में या उसकी सिर्फ ये कैसे शामिल होगा? पॉसिबल नहीं है। सेम पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये है, हमारी कोशिश ये है कि हम ग्रास रूट पे, अभी जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जब हमारी इलेक्शन में पार्टी की जो इलेक्शन होते हैं, तो उसमें हम जब मेंबरसाजी करते हैं, हमारी मेंबरशिप होती है, तो उसमें कोई मखसूस कोटा नहीं रखते कि जी ख़वातीन का इतना होगा, बल्कि उसमें कोशिश होती है कि जिस तरह मर्द अपने मेंबरशिप करती है, तो उसी तरीके से हमें मेंबरशिप कॉपीज दी जाती है, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, और हम उसमें ये भी नहीं देखते कि इसमें एजुकेशन कितना है या उसमें कोई, वो हम तमाम मतलब ग्रास रूट से लेके तमाम ख़वातीन की, तो हमारी जो मेंबरशिप होती है, हम स्टार्ट वहां से लगते हैं कि आपके जो रजिस्टर वोट होते,
आपको पता है वोटर लिस्टों से लोग लेते हैं और उसमें मेंबरशिप करते हैं। हमारी पार्टी में ये चीज हम कोशिश करें कि एक्चुअल हमारे पास डेटा हो कि आपकी जो एक्चुअल मेंबरशिप है, अगर आपने सही रिक्रूटमेंट की है तो आपको इलेक्शन वाले दिन उसका रिजल्ट आता है। मतलब ऐसे भी होता है कि पार्टियां जो है वो बहुत ज्यादा मेंबरशिप और फिर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं कि जी लाखों करोड़ों की तादाद में हमने रिक्रूटमेंट की है, मेंबर साजी की है, लेकिन जब फिर वोट का इलेक्शन का आता है तो अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने 20 लाख का कहा है तो वहां पे वो 2 लाख वोट भी नहीं लेते, तो उससे पता चल जाता है कि ये फेक मेंबरशिप है। तो इंशाल्लाह हमारी जो अभी हमारी पार्टी पॉलिसी में है कि हमारी कोशिश ये है कि हम एक्चुअल जो डेटा हो, हमारे पास जो मेंबरशिप हो वो कोई ऐसा ही मेंबरशिप ना हो कि कल को इलेक्शन में जो है वो फिर उसके आधे उस पे भी हमें ना मिले। तो इंशाल्लाह इसमें हमारा सेम है, इक्वालिटी पे, हम कोई मखसूस कोटा नहीं है कि इतना खवातीन, बल्कि जितना मर्द करते हैं उतना खवातीन को भी मौका दिया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप करें, आप रिक्रूटमेंट करें पार्टी में। और यही जब वोटर लिस्ट आएगी तो जारी बात है जब आपकी मेंबरशिप होगी तो आप अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन में फिर वही रजिस्टर जो लोग होंगे वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे रिक्रूट होंगे और इलेक्शन में जो है ये, क्योंकि आपको पता है वोटर लिस्ट जो होता है उसमें भी खवातीन का ज्यादा से ज्यादा नाम जो है वो, जितना भी हम इलेक्शन कैंपेन करते हैं हमने देखा है कि वोटर लिस्ट में जब हम देखते हैं अच्छा खवातीन बेचारी इतने दूर से, इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत रोल है। पार्टी के साथ साथ मैं इलेक्शन कमीशन को बार बार हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो वोटर लिस्ट आते उसमें खवातीन के नाम गायब होते हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे जो घरेलू खवातीन है जो बेचारी सुबह 9 बजे से लेके वो शाम को 5 बजे तक उनको गाड़ियों में बिठा के एक वहां से पोलिंग से दूसरे पोलिंग लेके जाते कि आपको वोट यहाँ पे नहीं है, वहां से दूसरे पे लेके जाते। वोटर लिस्ट का जो इशू है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस दिन बहुत ज्यादा हमें इशू आते और इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इंशाल्लाह इस दफा हमारी कोशिश है कि इसको हम खवातीन के हवाले से, ताकि अगली दफा ये, क्योंकि हमें आते ये इशू, हम लिस्ट उठाते, हमारे पास 50 खवातीन खड़ी होती, उसमें 2 खवातीन का वोट होते, बाकी घर चली जाती, फिर वो दूसरे में, तो ये खवातीन के लिए बड़ा मसला बन जाता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इतना अहम मसला है। मैं खुद भी इलेक्शन के दिनों जो है वो पोलिंग स्टेशन पे होती हूँ, तो समटाइम ये भी होता है ना कि हमारे रूरल एरियाज है, रिमोट एरियाज है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला होता है और पोलिंग स्टेशन दूर दूर भी होते हैं। तो अगर एक खातून आ गई है, उसने घर में 1000 काम छोड़ दिए हैं, तो उसका अगर उस वक्त पोलिंग स्टेशन का नहीं पता, तो उसको अगर आप कहते हैं कि आपका पोलिंग स्टेशन किसी और जगह पे है, आपका वोट कहीं और रजिस्टर्ड है, तो फिर वो बेचारी, ये नहीं कि उसके पास अपनी गाड़ी है, खुद ड्राइविंग करती है, वो बैठ जाएगी गाड़ी में और उधर वोट दे लेगी। तो थोड़ा सा सही वाली बात यही है कि इलेक्शन कमीशन को और सियासी पार्टियों को मिलके ऐसे इस्लाहात पे काम करना चाहिए, ऐसे सिस्टम पे एग्री होना चाहिए कि हमारे कल्चर के अंदर और हमारी जो मुश्किलात हैं उनको समझते हुए ऐसा माहौल बनाया जाए कि ताकि खवातीन जो है वो पर्दे में जाके बाइज्जत तरीके से अपना वोट दे सके। क्योंकि वही वाली बात है, ये जो नुमाइंदगी हमारी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी, सियासी नुमाइंदगी वो तब बेहतर होगी जब खवातीन का वोट बैंक ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। बार बार जब खवातीन ज्यादा वोट देंगी, उनका जो रेशो है जब वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे खुद ब खुद बेहतरी आ सकेगी। शगुफ्ता, आपके साथ बातों में बहुत मजा आ रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। दिल करता है आपको सुनता बंदा जाए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही ऐसा है। दूसरा ये कि बहुत रियलिटी पे बेस करके है आपका एक्सपीरियंस, बहुत ग्राउंड से रिलेटेड है। सो ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी है, सवाल भी बहुत सारे किए हैं, शायद हम बहुत सारे सवालों को कवर ना कर सके, लेकिन एक दो को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। आप क्या समझती हैं, आपकी अपनी जो जिंदगी की जो लर्निंग है, आपका ये जो सफर अभी भी जारी है और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये मजीद कामयाबियों से आप हमकिनार हों, हम आपको मजीद ऊंचे मुकामात पे देखना चाहते हैं, मजीद आपका सफर जो है वो ताबनाक रहे। तो ये जितना आपका तजुर्बा रह चुका है, इस बुनियाद पे वो खवातीन जो अभी अभी आई हैं या कुछ अरसा हुआ है वो सियासत में आई हैं, उनके लिए आप फिंगर टिप्स पे आप क्या, आपके पास तजावीज़ है कि जो आप उनको देना चाहती हैं कि अगर उन्होंने अपना सियासी करियर बनाना है, तो ये आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि वो उनसे कैसे फ़ायदा उठाए? थैंक यू शाद, वाकई मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, अच्छा भी लगा और काफ़ी अरसे बाद भी हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है। मैं पहली बात तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन जो है वो करेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बर्दाश्त।
मैंने जैसे आपको बताया कि आपको जब आपको चैलेंजेस आते हैं, आपको ज़ाहिर बात है जब आप घर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बर्दाश्त जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी खातून हिम्मत हार ले कि जी मैं नहीं कर सकती या फलां ने ये कहा फलां, तो इससे फिर वो जो आप डिस्करेज हो जाते हैं और आपके अंदर जो मायूसी आ जाती है तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। मुझे याद है एक दफ़ा मेरे एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कोई बात, तो मैंने कहा मैं ये करूँगी वो करूँगी, तो उसने मुझे कहा कि आप जिस तरीके से बात करती है तो आप एक दिन मैं देख रही हूँ कि आप तो बहुत आगे जाके किसी प्रेसिडेंट की कुर्सी पे भी बैठ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों, अगर एक मर्द कर सकता है तो खातून, मैं ना हूँ कोई और हो, लेकिन खवातीन के लिए ये आप सोच जो है आपकी सोच पॉजिटिव हो कि खातून भी ये चीज कर सकती है। तो आपकी बात की एक तो मतलब हौसला नहीं हारना है। और अभी जो यंग हमारी बहुत एनर्जेटिक लड़कियां होती है, मैं आपके इस प्रोग्राम में मैंने देखा था बहुत उनको जो प्रोग्राम में मैंने कुछ लड़कियां देखी कि अगर माशाल्लाह हमारी लड़कियां जो है बहुत टैलेंटेड है, उनको स्पेस नहीं, मतलब अगर आप अपने लिए रास्ता बनाते तो फिर आप ये ना देखें कि मेरे लिए कोई आएगा और मुझे कोई हाथ में कोई चीज पकड़ाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना एक काम करके आपने नाम बनाना है तो आपने खुद आगे बढ़ना होगा। स्पेस क्रिएट करने के लिए आप इधर उधर नहीं देखेंगे, आपने खुद देखना होगा। और आपने ये भी नहीं सोचना कि जी मैं खातून हूं तो ये कोई बात ना करे, ये ना करे। अगर आप अपने लिए जगह, क्योंकि मैंने असम्बली में अभी देखा, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब बात सिर्फ मैं नहीं तमाम खवातीन कर रही है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो रिस्पेक्ट हमें असम्बली में माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट मर्दों की तरफ से भी मिलता है खवातीन को ऑलरेडी। क्योंकि जारी बात है जब आप इस मुआशरे में लोगों को पता चल जाता है कि इसको हर बात का पता है, ये मेरे साथ रीजनिंग कर सकती है, इसमें करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको वो रिस्पेक्ट भी देते हैं। वो आपसे रीजनिंग जब करते हैं तो उनको, तो आप में ये चीज होनी चाहिए। और लर्निंग बहुत जरूरी है कि आप कोई भी काम करें तो आपके पास नॉलेज हो, आप दलाइल से बात करें। तो मेरे ख्याल में खवातीन जो है माशाल्लाह हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे खातून अपने लिए एक मकाम नहीं बना सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो बातें बताई हैं ये बहुत अहम हैं, और ये वही वो की लेसन हैं कि अगर इन पे वाकई बंदा अमल करे। क्योंकि मेरा खुद भी जितना एक्सपोजर है पॉलिटिकल सेक्टर में खवातीन के साथ, या जब मैं खुद जहाँ पे रही हूँ, तो यही जो आपने बातें बताई हैं यही आपकी कमजोरियां बनती हैं कि जब आप में कर्ज की कमी होती है, या आप डर जाते हैं, या अगर एक दो बात हो जाए, या टॉलरेंस की जो बात है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूंगी कि बहुत सारी जगहों पे आज जब ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, आपका तो अभी इतना नाम है, इतना पुख्ता बन गई है कि आपके बारे में तो मैं कहती हूँ लोगों को डर लगना चाहिए कि आप शगुफ्ता के बारे में कोई बात ना करें, होना भी चाहिए इस तरह। लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी ऐसी खवातीन के जो अपना नाम नहीं लगा सकते अपने बैनर पे, तस्वीर तो बहुत दूर की बात है। इसलिए फिर हम उन लोगों से कहते हैं कि सियासत में आना है तो ये चीजें नहीं कहनी है कि जी मुझे मेरा नाम नहीं होगा, मेरा शोहर मेरे लिए कैंपेन चलाएगा, मेरी फैमिली भी लिए बात करी। सियासत में आ गए तो आपने अपनी सियासत खुद करनी है, क्योंकि फिर आप तो सियासी लीडर फिर कैसे हो गए, तो वो आपकी वाली बात सही है। और फिर लर्निंग जो है वही वाली बात है कि बदकिस्मती से एक चीज है कि हम खवातीन से हर जगह काबिलियत का तकाजा किया जाता है कि आपको हर चीज आनी चाहिए। मर्द से शायद बहुत कम, कि आप मतलब उनसे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। औरत से कि आप बहुत ज्यादा बाकिरदार होनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा काबिल होनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा पर्देदार होना चाहिए, बहुत ज्यादा सलीकामंद। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है कि जो चलती हैं, लेकिन उस पे बहुत हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं वो चली भी हैं, उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के लिए रास्ते खोले हैं, वो रोल मॉडल्स हैं। और बड़ी फख्र की बात है कि एक जमाना था कि शायद हमारे पास सिर्फ बेनजीर की मिसाल थी, अब ये है कि अब हमारे पास अपने गलियों में, अपने गाँव में, अपने इलाकों में शगुफ्ता मलिक जैसे खवातीन की मिसाल हैं, बहुत सारी और खवातीन हैं। हमारी मलाकन डिवीजन जैसे एरिया से भी बहुत सारी खवातीन निकल के आई हैं, जो हमारा पहले एक्स पार्टा था वहां से भी बहुत खवातीन इमर्ज होके आ रही हैं, जो कि हमारी उम्मीद है। और इंशाल्लाह ये सफर मुश्किल तो ऐसा है, लेकिन पहले पहले जो आगाज करते हैं उनको अपने सफर की कुछ सख्तियां ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि उनके जो आने वाले लोग होते हैं उनके लिए वो रास्ता हमवार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज, क्योंकि कुछ लोगों के कुछ सवाल आए हैं, शगुफ्ता ने शादी क्यों नहीं की है, शगुफ्ता ने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। मैं इनसे कहते हैं कि देखें थोड़ा सा ना हमारे लोगों को मैं लोगों से ये जो बात करें कि अपने रवैये बदलें। सियासत में जो लोग आते हैं वो खिदमत करते हैं, वो काम करते हैं, उनका ये नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी ला के आपके सामने रख दें और आपकी मर्जी है कि आप उनके बारे में जो पूछ सकें, आप उनकी जिंदगी में हर चीज की मुदाखलत करें, ये चीजें छोड़ दें।
ہر کسی کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے اور ان کی ذاتی زندگی پہ کسی کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ کوئی اس پہ کوئی بات کرے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ان کامنٹس کو ایک کامنٹ کو نظر انداز بھی کر سکتی تھی, لیکن میں نے اس پہ اس لیے کہا کہ اتنے اعتماد کے بعد شگفتہ کے پاس اتنا اعتماد ہے کہ وہ جو بھی ہے اس کی ذاتی زندگی ہے, اس کی جو جیسی بھی وہ اس کا کام ہے, تو وہ اس کو لیکن ایز اے لیڈر اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کی لیڈر ہے, وہ آپ کے لیے کام کر رہی ہے, اور آپ کے لوگوں کی جو آپ ہماری جو آدھی آبادی ہے اور ایون مردوں کے لیے یہاں پہ وہی والی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شگفتہ پہ اس کے پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو میں نے فخر کرتے دیکھا ہے, اور میں بھی اور بہت سارے اور مرد بھی جو کہ دوسرے پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, ناٹ نیسیسری کہ اپنے پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں, کیونکہ کچھ ہوتا ہے آپ نے اس میں تب آپ کو اسپیس ملتی ہے. وہ شگفتہ نے بار بار میرٹ کی بات کی ہے کہ میں چاہتی ہوں میرٹ ہو, میں کوئی فیورٹزم نہیں چاہتی, کوئی فیور نہیں چاہتی, میرٹ ہو, کیونکہ وہ کہتی ہے مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے کہ میرٹ ہوگا تو میں کسی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور میں نے کہا یہ کچھ سالوں کی جرنی ہے. شگفتہ ایک کاؤنسلر تھی اور ہم جاتے تھے پورے پاکستان میں, لوگوں سے سیکھتے بھی تھے, لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں. کچھ سالوں کے اندر یہ پولیٹیشین بن گئی, اور بالکل یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. شگفتہ ہو سکتا ہے ہماری وزیر اعظم بن سکتی ہے, ہماری صدر بن سکتی ہے, بہت ساری چیزیں, کیونکہ اس میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا, ہم لوگوں کا بھی فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنی لیڈرز کے لیے بھی تھوڑا سا یہ ان کی رسپیکٹ کریں, ان کا احترام کریں, اور ان کو وہ اسپیس دیں کہ جس اسپیس کی ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس ہمیں ہر حق ہے کہ ہم جو بھی بات کریں. اور یہ چیز, یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں, اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے رویے بدل سکیں تھوڑا سا. تو اگر آج کی گفتگو میں ہمارا یہ ایک سبق بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ جو خاتون آپ سے گھر سے نکلتی ہے تو آپ کا یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں اور آپ اس کی قدر اور عزت کریں, تاکہ آپ کی بیٹی کو اور آپ کی بہن کو کل مسئلہ نہ ہو. کیونکہ ہم صحیح والی بات ہے کہ ہم عورت کو تو یہ بتاتے ہیں کہ سر نیچے کرو, پردہ کرو, یہ کرو, لیکن ہم لڑکے کو نہیں سمجھاتے, مرد کو نہیں سمجھاتے کہ اپنے معاشرے میں باہر عورت کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے اور ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. سو یہ چیزیں ساری ہوتی رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ اس بات کی بھی ہمیں خوشی ہے کہ اب آج بہت سارے اداروں میں, بہت ساری جگہوں پہ ہماری خواتین بڑے اعتماد سے بیٹھی ہوئی ہیں, اپنے انہوں نے جگہ بنائی ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ بہت تابناک ہے, بہت بہترین ہے. اور کیونکہ ہم ہارنے والے میں سے نہیں ہیں, ہم شکست تسلیم کرنے والے میں سے نہیں ہیں. اسی پہ میرا آخری سوال ہوگا شگفتہ سے کہ شگفتہ ہمیں اپنے مستقبل کے ارادے ذرا بتا دیں. مستقبل, میں کبھی مطلب ظاہری بات ہے کہ بندہ سوچتا ہے پازیٹیو ہاں سوچ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ میں نے جب بھی سوچا تو ایک پازیٹیو کہ میں اس طرح کروں گی, اس طرح کروں گی, مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ بن جاؤں گی. جیسے ابھی بھی مجھے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے میں بہت شائع تھی, اور مجھے کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں باہر جا کے کسی کے ساتھ بات کروں گی. لیکن پھر میں نے ہزاروں کی تعداد میں جلسوں میں ابھی بھی مجھے, کیونکہ پارٹی لیڈرشپ سے مجھے جب اتنا مجھے سپورٹ کیا تو میں سب کے سامنے بات کرتی تھی, تو کبھی کبھی مجھے کہتی آپ اتنا زیادہ مطلب وہ اب بول سکتی ہے, وہ کرتی, تو میں سب کو کہتی کہ ظاہری بات ہے آپ کو اس طرح کے لوگ مل جائیں. تو فیوچر کا تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے کچھ کیا تو شاید آگے بھی میرے لیے راستے کھلے ہوں گے. مجھے یقین اس بات پہ اس لیے ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے. لوگ کہتے کہ میرٹ پہ نہیں ملتا کچھ, لیکن میں نے کہا کہ مجھے اس وجہ سے کہ میں میرٹ پہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو, میں اسٹرگل کرتی ہوں, اور اسٹرگل پہ مجھے, تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ اگر آئندہ فیوچر میں نے یہ اسٹرگل جاری رکھا, اور اس طریقے سے اگر سیاست واقعی میں خدمت ہے, اور میرے پاس کوئی آ کے میرے گھر پہ یا کوئی بھی مجھے فون پہ بات کرتا ہے کہ جی یہ بات آپ نے کرنی ہے, تو مجھے میرا ضمیر پھر ملامت کرتا ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے بات کرتے تو اس کو یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں ہے, تو اگر اللہ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا ہے تو مجھے یہ حق ہے, یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں کروں. تو انشاءاللہ اگر یہ جذبہ میرا رہا اور مجھے اللہ نے ہمت دی کہ میں اس طریقے سے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں, تو مجھے امید ہے کہ مستقبل بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. سیاست میں ہی ہوگا, ظاہری بات ہے صرف سیاست ہی کر سکتی ہوں, اور تو مجھے کچھ نہیں آتا. تھینک یو سو مچ شگفتہ, آپ کے ساتھ یہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کب گزرا. وہ آپ کی والی بات ہے کہ ہم بہت عرصے بعد مل رہے ہیں. سو انٹرنیٹ کا یہ جو فیسلٹیز گھروں پہ ہمیں اویلیبل ہوئی ہیں, اس کا بھی بہت زیادہ ایک نعمت ہے کہ جسے آج ہم نے فائدہ اٹھایا اور آج ہم ملے ہیں جیسے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں اور بات کر رہے ہوں. سو میں کہتی ہوں کہ میں ویمن وائسز پاکستان کے پلیٹ فارم سے دل سے آپ کا, تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کی جتنی اسٹرگل ہے, آپ کی جتنی کنٹریبیوشن ہے, یہ بالکل یہ یاد رکھا جائے گا. یہ ہم نہ بھی کہیں تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب لوگ
तारीख की ये पिछले बाब खोलेंगे तो उसमें शगुफ्ता मलिक की कहानी भी आया होंगी और लोग वो देखेंगे, क्योंकि आपके स्ट्रगल सबके ना सामने हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी वो आखिर में, चूंकि दरमियान में मुझे याद आया था, मुझे ये भी पता है कि शगुफ्ता मलिक का ताल्लुक था ANP से, इनकी फैमिली का, इनके वालिद भी थे, लेकिन मैंने इनको जब भी देखा है तो मैंने इसकी फैमिली को पीछे पाया है। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसलिए कहना चाहती हूँ कि शगुफ्ता की जो पॉलिटिकल जो खाना, मतलब ये नहीं कि आपका पॉलिटिकल, आपकी खानदान का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे मैंने शगुफ्ता को अपने खानदान से 2-3 कदम आगे पाया है उस चीज में, उस स्ट्रगल में, उस एफर्ट्स में, कि मुझे ये लगा है कि ये ज्वाइन ही सारा कुछ शुरू ही इसने खुद ही किया था, क्योंकि उसका तासुर है कि जिसके काम, इसकी मेहनत को, इसके एफर्ट्स को देखते हुए वो जो वाली बात मैं करूँ, तो ये नहीं है। बहुत सारी खवातीन जब इतना एफर्ट करती हैं, इतना आगे आती हैं, तो बहुत कुछ बर्दाश्त करती, बहुत कुछ सहती हैं, लेकिन जब वो कामयाब होती हैं तो फिर उनको वो चीजें थोड़ी सी भूलने लगती हैं। तो मुझे पता है कि आज शगुफ्ता मलिक जो है वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, और हमारी दिल से दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और कामयाब रहें। खुदा आपके ख्वाबों की ताबीर आपको देता रहे, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आपकी लगन अच्छी है। तो ऐसा ही होता है, खुदा का कानून ही यही है कि जिनकी लगन सच्ची हो, जिनका शौक सच्चा हो, जिनकी नीयत अच्छी हो, वो उनको वो दे देता है। आपका एतमाद आपकी बातों से झलकता है, आपके अंदाज से झलकता है, कि इसमें कोई वो नहीं है, दो राय है नहीं, वो आपकी नजरों से, आपकी बातों से, आपके चेहरे से, हर चीज से वो नजर आता है। आप पे हमें फख्र है, और इंशाल्लाह ये आपके साथ हमारी पहली बातचीत थी। आपके साथ हमारी बहुत सारी नशस्तें चलेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का मकसद भी यही है कि हम रेगुलर बुनियादों पे हम वुमेन इश्यूज को लेके आए, और थोड़ा सा ये जो माइंडसेट की जो हम बात करते हैं बार बार, ये माइंडसेट थोड़ा सा बदल सके। और इसके लिए हम ही ने शुरू किया है कि हम कहते हैं कि हम इधर बैठी हैं, हम अपनी बात कर रही हैं, आप लोग सुने, अपनी राय भी शरीक करें, लेकिन एहतराम और इज्जत के तकाजों को सामने रखते हुए अपनी राय दें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी इज्जत हो, हर किसी की अपनी एक इज्जत नफ्स है। सो वंस अगेन शगुफ्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहे, आबाद रहें, और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। और जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जितने लोगों ने सवाल किए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के सवाल हम जवाब नहीं दे सके, लेकिन हम शगुफ्ता को रिक्वेस्ट करेंगे, वो सवाल हम उनको भेजेंगे, थोड़ी सी इनसे राय लेंगे, और वो जवाबात आपको हम अपने पेज पे दोबारा शेयर भी कर लेंगे। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, हमारे साथ शरीक होने का, सुनने का। और आखिर में सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि ये जो गुफ्तगू है ये यूट्यूब पे भी आगे होगी, जो हम इसी पेज से शेयर करेंगे, और ये जो लिंक अभी हमारे पेज पे इस गुफ्तगू का होगा, ये गुफ्तगू अवेलेबल होगी। आप लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अपने घरों में, जहां आपसे मुमकिन है, अपने दोस्तों के साथ ये गुफ्तगू का लिंक शेयर करें, ताकि वो इस गुफ्तगू को सुने, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी इस बात से अगर चंद लोगों की भी सोच बदलती है, तो ये बहुत बड़ी हमारी एक वो है, सक्सेस है। और यही हम चाहते हैं कि लोगों का जहन बदले और दिल खुले हों, एक दूसरे को कबूल करें, इख्तिलाफात रखें, लेकिन दूसरों के नजरियों को, दूसरों के ख्यालात को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि वो सेहतमंद माशरों का उनकी खूबसूरती नहीं है। तो थैंक यू सो मच शगुफ्ता, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अगली मुलाकात होगी। थैंक यू। प्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा और भी इससे अच्छी वो करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।